तो मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि बहुत सारी स्ट्रगल आई है और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे आज कुछ मैसेज करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, बोलते हैं कि सर हम ये करना चाहते हैं, हम दूर से आना चाहते हैं आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए। मैंने कहा आओ। जो कश्मीर में जो हलचल चल रही है आज, एक दूसरे को चैलेंज दिए जा रहे हैं, अपने आप को मार्शल आर्ट्स और वगैरह जो वो चैलेंजेस देते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और आपका जो आमने सामने चैलेंजर होता है, जो रिंग में फाइटर होता है, कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप चैलेंज दे रहे हो ना तो आप एमेच्योर की फॉर्म भरो ना वहाँ पे, ठीक है। मेंटली आप अपने आप को किस तरह स्ट्रॉन्ग करते हो? और आपको बड़े फाइटर बोलेंगे ना, वो बोलेंगे मेडिटेशन, ठीक है, लेकिन एज ए मुस्लिम मुझे पता है कि मेडिटेशन नमाज है, ठीक है। तो सपोर्ट्स एक अच्छा मतलब मीडियम हो सकता था जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करे। ये जानना चाहूँगा कि खबीब के साथ आपका कनेक्शन उसकी एकेडमी में वो कैसे हुआ? उस लेवल तक पहुंचने, खबीब की एकेडमी में पहुंचने के लिए आपको पहले एमेच्योर लेवल क्रॉस करनी होगी। आपकी शादी हुई है? नहीं तो करो ना, मतलब वही तो हम इन्हें कह रहे हैं ना। आपकी एज क्या है इस वक्त? 29। एक्सपोज हो गए। शहराना अंदाज में जो सवाल मुझसे किए गए, मैं उनका एक ही शेर में जवाब देना चाहूँगा कि दर्द, तकलीफ, एहसास, तमन्ना और क्या क्या मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। मेरी बहन की शादी थी, मेरे घर वालों ने मजाक में बोला कि शादी करने है। मैंने कहा हाँ करो। जिन्होंने ये कहा कि मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए। चाहे रिश्तेदार नाराज होते हैं, होने दो, लोग नाराज होते हैं, वो तो वैसे भी नाराज होंगे। 16 से ऊपर हो जाए, दिमाग में है कि हमें शादी करनी है। अब वो नहीं बोलता, हम इसको शर्म कहते हैं, हम इसको हया कहते हैं, इस चीज को हम हया कहते हैं। नहीं, अब अपने बाप से को मुफ्ती तारिक मसूद इसके मतलब वो शेखुल फिलकुल है, ठीक है। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया कि 4 बंदे बोल रहे मैं फाइट नहीं करूंगा, अब मुझे कुछ कश्मीरी बोल रहे सर मेरे साथ फाइट करो। फिर मैंने कहा भाई आप फाइट करो। आप अज्यूम करें कि आपके घर के सामने एक नदी चल रही है और आप 5 वक्त उस नदी में नहा रहे। आप मुझे बताइए कि आपके जिस्म पे कोई मैल रहेगी कि इसमें बरकत होगी। और एक है ना, आधा ऐसा करते निकाह करके घर बैठ गए, रिस्क में खुद ही बरकत होगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब जब आप निकाह करते हो ना, आप निकल जाते हो बाहर। मैंने बहुत सारों को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दीनी मिजाज रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली आपने अर्ली मैरिज करा है, वो दीनी मिजाज का एक हिस्सा है। यहाँ से थर्डली और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी आप एक प्रोफेशनल MMA फाइटर है। आप अपनी जो है ना पर्सनल लाइफ और रिलीजियस लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? अपनी एकेडमी की टाइमिंग ही ऐसी सेट की हुई है, जैसे मैंने आज जुमा था तो फ्राइडे के दिन इस्लामी छुट्टी मैंने लगा दी है। आपकी इस्लाम के साथ आपका फोटो है जिसमें आपने मूंछें पूरी प्लेन की। एक फाइटर आया, वो मेरे साथ ड्रिल किया, ड्रिल खत्म की, वो कह रहा है सर भाई आप मुस्लिम हो? रशियन में लैंग्वेज में कह रहा है, कोई इंग्लिश में कह रहा है आप मुस्लिम हो? मैंने कहा हाँ क्यों? उन्होंने कहा ठीक है आप स्माइल कर रहा है, निकल रहा है। दूसरा आया, वो भी सेम यही कह रहा है। तीसरा आया, वो भी सेम यही कह रहा है। बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ MJ पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ प्यारे भाई एक नए गेस्ट हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ कराता हूँ अपने भाई आदिल साहब के साथ, उकाब स्टोर के जान और शान। आदिल साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाईजान, बस अल्लाह ताला का शुक्र है। आप कैसे? वेलकम टू MJ पॉडकास्ट। फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट पे आ रहे, कैसा फील हो रहा है आपको? जज़ाकल्लाह भाईजान, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आप मेरे पॉडकास्ट में भी जल्दी आएंगे। मुझे पता है आपकी जो बड़ी चाहते थी मेरे पॉडकास्ट में आने की, लेकिन मैं बड़ा मसरूफ़ होता हूँ इसलिए आपको टाइम नहीं दे पाया। अब मैं आपका जो है ना शुक्रगुजार हूँ कि आप फिर से आए एक बार पॉडकास्ट में। जज़ाकल्लाह भाईजान, लेकिन मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट में भी आप जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट हैं आज के, जो कि बड़ी दूर से आए हैं, और सबसे पहले तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और जिनका नाम है उवैस याकूब सर। वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैं जो भी मुझे प्यार से बुलाता है मैं बिल्कुल चला जाता हूँ उनके पास में। जज़ाकल्लाह फिर से आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और इंशाल्लाह हम बातें करेंगे बहुत सी।
माशाल्लाह, इसका मतलब हमारा बुलावा प्यार से था, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आपने जो है ना सही कहा कि जहाँ पे अच्छी बात हो, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हो, इंस्पिरेशन हो, पॉजिटिविटी हो, तो हमें उस तरफ रुख करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है ना एक रोल मॉडल हमारे यूथ के लिए हैं, क्योंकि आपकी वर्क जो आप जो है ना पॉजिटिविटी फैला रहे हैं सोसाइटी में। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि आप इस तरफ आए कैसे प्रोफेशनली? UFC या MMA कह ले हम, आई डोंट नो कि UFC एंड MMA में क्या डिफरेंस है, वो हम बाद में जानेंगे। बट जो आप प्रोफेशनली MMA की तरफ आए, तो हम छोटा सा मैं आपका जो ये जर्नी जानना चाहूँगा कि कैसे आया। सबसे पहले जो ये है कि रोल मॉडल तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों में मैं अच्छी बातें और अच्छी जो चीज़ है उसको प्रमोट करूँ, हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ लोगों के बीच में वो चीज़ ज़्यादा फैलाऊँ जो पॉजिटिव हो। और रही बात मेरे प्रोफेशन की, जो MMA है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो इसकी तरफ मेरा दिमाग जो है वो 2017 के एंडिंग में गया है। लेकिन उससे पहले जो था, उससे पहले मैं जो स्पोर्ट्स काउंसिल के जो बहुत सारे स्पोर्ट्स है, जैसे कराटे है, थांगता है, और बहुत सारे जो आप जानते हैं यहाँ पे जो मशहूर है, उनमें मैं ऑलरेडी था 13 से। फिर मैंने 17 में फिर स्विच किया MMA की तरफ। उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने कैसे स्विच किया और बाकी चीज़ें। लेकिन पहले मैं था थांगता मार्शल आर्ट्स, जो मैंने पहले स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्विच किया इसकी तरफ। तो आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं या मेरे स्ट्रगल के बारे में आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा। जो आप जैसे आप स्टार्ट करना चाहें। स्ट्रगल जर्नी एक ही है, जर्नी में स्ट्रगल भी आए होंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रगल के बगैर तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्ट्रगल के बगैर मज़ा भी नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। हमने स्ट्रगल ही छोड़ दिया तो तभी हम उस लेवल के अब वो चीज़ें नहीं कर पाते। अगर हमारे पास स्ट्रगल आज भी होता तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स और आउटकम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जर्नी की बात यह है कि मैंने जो 13 में स्टार्ट किया, मैं पहले मार्शल आर्ट के पीछे गया। लेकिन मुझे उस वक्त कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं था कि मार्शल आर्ट क्या होता है। मुझे मार्शल आर्ट के बारे में इतना ही पता था कि स्ट्रेच है, किक्स है, और जो मैंने मूवीज़ में उस टाइम पे देखा था बचपन में। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कुछ वीडियोस देखे, मैं नेशनल खेलने गया मणिपुर साइड से, महाराष्ट्र गया। वहाँ से मैं बहुत सारे फ्रेंड से मिला अपने, और उन फ्रेंड से मैंने जाना कि कुछ और भी दुनिया है मार्शल आर्ट की। खाली ये थांगता नहीं है, खाली कराटे नहीं है, खाली टाइकोंडो नहीं है जो हमारे इस कश्मीर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जिजुत्सु है, ग्रैपलिंग है, रेसलिंग है, ठीक है, बॉक्सिंग है, और इसमें भी लोग बहुत सारे आगे जा चुके हैं और फ्यूचर बना सकते हैं। तो फिर मैंने थांगता को साथ साथ में चला के और कराटे को साथ साथ में चला के मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पूरा मिक्स मार्शल आर्ट का फाइटर बनूं। अच्छा, जो ये मार्शल आर्ट होता है ये थांगता और कराटे का मिक्सचर होता है? नहीं, असल में जो मार्शल आर्ट होता है इसे कहते हैं फाइटिंग आर्ट होता है। फाइटिंग आर्ट किसी में भी हो, जैसे कराटे वाला कोई बंदा है, अगर वो खाली स्पोर्ट्स खेल रहा है, ठीक है, तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसे हम फाइटिंग नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वो रियलिटी में वो रियल चीज़ें नहीं कर रहा, रियल फाइटिंग नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे थांगता मार्शल आर्ट्स है, उसमें हम स्टिक से मारते हैं और एक किक मारते हैं, बाकी चीज़ें मारते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मतलब उस तहत उस अंडर हम करते हैं। तो वो पूरा प्रॉपर मार्शल आर्ट, और उसे हम वो फाइटिंग उतना ज़्यादा आर्ट नहीं कहेंगे। मार्शल आर्ट, फाइटिंग आर्ट वो होता है कि जिसमें हर एक चीज़ अलो हो। हर एक चीज़ का मतलब ये है कि जिसमें हम कोई भी चीज़ कर सकते हो, जैसे बॉक्सिंग हो, किकिंग हो, ग्रैपलिंग हो, ठीक है, रेसलिंग हो, कुछ भी कर सके, और हमारा अपोनेंट भी हम पे अटैक करे उसी हिसाब से। और हाँ, रेफरी बीच में इसलिए होता है कि वो स्टॉप करे, वो टाइम पे ज़्यादा डैमेज ना होने दे, इसलिए MMA में ये चीज़ें हैं, सही, ठीक है। लेकिन बाकी जो मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट का मतलब यही होता है कि फाइटिंग आर्ट। मैं अपनी जर्नी के बारे में बोल रहा था कि जो मैंने वहाँ से जो मुझे लगा था उस वक्त की जो स्ट्रेच है, किक्स है, बाकी चीज़ें। लेकिन फिर मैंने जब बहुत सारे नेशनल्स में अपने फ्रेंड्स के साथ गया और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, MMA और जिजित्सु और ग्रैपलिंग और रेसलिंग ये भी कुछ चीज़ें हैं, मार्शल आर्ट के अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, आप इनमें भी जाओ। और मुझे हमेशा शौक था कि मैं कुछ रियल चीज़ें करूं,
ठीक है, रियल चीज़ें मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं अनरियल चीज़ें नहीं करना चाहता। जैसे मैं फेक कॉन्फिडेंस अपने अंदर में मतलब वो बिल्कुल मैं लाना ही नहीं चाहता था अपने अंदर, वो कोई फेक कॉन्फिडेंस हो मेरे अंदर कि मैं कोई, जैसे कोई छोटा सा स्पोर्ट्स कोई ज्वाइन करता है, कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे कराटे चाहे थैंग था, उसको अंदर में एक फेक कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसको लगता है कि मैं हर किसी से फाइट कर सकता हूँ, और वो हर किसी को चैलेंज देना शुरू कर देता है, और वो हर किसी को बोलता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, फाइटर हूँ। लेकिन उसने अभी दुनिया देखी नहीं है, उसने अभी देखा ही नहीं कि रेसलिंग क्या है, उसने भी देखा नहीं ग्रैपलिंग क्या है, उसने भी पता ही नहीं बॉक्सिंग क्या है, उसे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे भी पहले लगता था, जब मैंने थैंक था किया कराटे, मेरे को लगता कि मैं खतरनाक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर जब मैंने बाहर फ्रेंड्स को देखा, सही बात, वो मुझे 30 सेकंड में सबमिट करते थे, वो मुझे चोक आउट करते थे। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और सीखना चाहिए जिससे मैं कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊं। फिर मैंने इसका मतलब आपने 2017 में प्रोफेशनली ये प्रोफेशनली मतलब तब मुझे अच्छी तरीके से पता चला कि मार्शल आर्ट है क्या। उससे पहले पता था मुझे, लेकिन जैसे अभी कश्मीर में चल रहा है सेम ऐसे ही मुझे पता था। आप सेम वही चीजें कर रहे थे? हाँ, मैं भी वही चीजें कर, मुझे लगता था कि जैसे आज लोगों का कंसेप्ट यही है कि ऐसे मार्शल आर्ट ऐसे है, जो खतरनाक कोई स्टंट करे, कोई चीजें करे तो मार्शल आर्ट ये है, लेकिन मार्शल आर्ट कुछ डिफरेंट चीज है। लेकिन आदिल साहब, क्योंकि आपका भी कनेक्शन सपोर्ट्स वालों के साथ होता है, आप भी जो है ना आते जाते आपका ताल्लुक है उनके साथ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कि जो हमारा कश्मीर का सपोर्ट्स कल्चर है, चाहे क्रिकेट हो या कोई भी सपोर्ट हो, आप किस लिहाज से देखते हो यूथ को? क्या पॉजिटिविटी आ रही है या जो है ना नेगेटिविटी से भरा हुआ है? नहीं, इसमें काइंड ऑफ मतलब ये एक सब्जेक्टिव केस है। अगर मैंने जो स्पोर्ट्स का जो बिजनेस स्टार्ट करा था वो एक मकसद से था, मतलब वही सिंपल चीज़ ये है कि मैं एक मकसद से ये चीज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ सब्जेक्ट केस इसलिए क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ दुनिया को या स्पोर्ट्स वर्ल्ड को कश्मीर में, इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कोई उसी लेंस से इस चीज़ को देखे। अब डिफरेंस आती रहती है। मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स की तरफ इसलिए आया था क्योंकि एक मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता था, तो बच्चों को काफ़ी पढ़ाया है, लेकिन साथ साथ ये चीज़ देखिए कि बच्चे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो सपोर्ट्स एक अच्छा मतलब मीडियम हो सकता था जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करे। पर्सनली मेरे लिए वही था। तो उकाब का जो लाने का कंसेप्ट था, मैं एक्चुअली मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना चाहता था, बिकॉज अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, आपके लिए एक मेंटल स्टेबिलिटी होना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी ख्वाब के साथ मैं उकाब जो है मैं उसे जो है उसका वजूद आया। उकाब तरक्की करे। तो वैसा क्योंकि आप देखें कि आप जो है ना खबीब के साथ आप उनकी एकेडमी में आपका जो आप वहाँ गए, तब से जो है ना थोड़ा कश्मीर में आपका थोड़ा नाम, अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी पहचान दी। क्योंकि पहले जो थोड़ा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले गायब था, तब से थोड़ा जो है ना राइज कर गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि खबीब के साथ आपका कनेक्शन उसकी एकेडमी में वो कैसे हुआ? असल में सही बात है कि मतलब तब तक कोई नहीं जानते थे, लेकिन अपने जानते थे। स्ट्रगल कोई नहीं देखता। स्ट्रगल, मुझे लगता है कि स्ट्रगल के टाइम पे कोई हमारे साथ नहीं होता उस लेवल का। और स्ट्रगल वो फेज होता है ना, वो बहुत मतलब अंदर से वो मतलब ख़त्म कर देता है। हिसाब से लगता है कि मतलब हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और फिर भी लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी अलग चीज़ को सपोर्ट कर रहे, इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो लेकिन जो मैं वहाँ पे एकेडमी में गया, मैंने ट्रेनिंग की, मैं उस लेवल पे पहुँचा, वो तो अल्लाह का करम है ही कि मैं वहाँ पे पहुँचा। लेकिन साथ के साथ वो स्ट्रगल किया है मैंने। मैं ऐसे ही नहीं पहुँचा वहाँ पे जो एमेच्योर फाइटर्स हैं उनको अलाउ नहीं करते प्रोफेशनल की टीम में मतलब वो ट्रेनिंग करे, जो प्रोज के साथ ट्रेनिंग करे। वहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले प्रोफेशनल फाइटर बनना होता है, और प्रोफेशनल फाइटर बनने के लिए आपको पहले एमेच्योर फाइटर के लिए होती। तो एमेच्योर तो उस लेवल तक पहुंचने, खबीब की एकेडमी में पहुंचने के लिए आपको पहले एमेच्योर लेवल क्रॉस करनी होगी, उसके बाद आपको प्रोफेशनल फाइटर बनना होगा, और उसके बाद में आपको बहुत सारी लिंक्स मिलेगी वहाँ एकेडमी में ट्रेन करने के लिए। और उस एकेडमी में तो बहुत सारे लड़के ट्रेन करते हैं, लेकिन फिर इस्लाम और खबीब के साथ और उनके ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ ट्रेन करना, उसके लिए भी आपको
पहले से ही फ्रॉम स्टार्टिंग आपको बहुत ज़्यादा बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके जब वो वहाँ पे देखेंगे कि आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है और उनको खुश होगा आपके साथ ट्रेन करना। वैस भाई एक और चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पे आपसे कि जो आपने खबीब के साथ ट्रेनिंग की या खबीब की एकेडमी में ट्रेनिंग की, उसमें और जो बाकी एकेडमी है, रेस्ट ऑफ एकेडमी, उसमें क्या फ़र्क थी? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। फ़र्क पहले बहुत ज़बरदस्त जो फ़र्क है वो ये है कि उनके पास पहले एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। उनके टीम में बहुत सारे UFC फाइटर्स हैं जो टॉप पर पहुंचे हुए हैं और उनने वो सब कुछ अपने अंदर फील किया हुआ है जो हम करना चाहते हैं। जो हम अभी, मैं UFC करना चाहता हूँ, ठीक है, अभी मैं चैम्पियन बनना चाहता हूँ, वो उसमें से 2-3 चैम्पियन बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उनने वो सब कुछ फील किया हुआ है अंदर। जी जी। तो उनके पास जब हम जाते हैं, उनके पास ट्रेन करते हैं, तो उनसे वही एनर्जी हमें मिलती है। Exactly. और एनर्जी फील होती है कि हमें को कितनी मेहनत और करनी है कि ताकि हम भी UFC तक पहुंच सके और हम भी चैम्पियन बन सके। तो वहाँ पे और इसमें ये डिफरेंस है। डिफरेंस मुझे ये लगती है कि उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर है। UFC में कम्पीट उनने बहुत ज़्यादा किया है, वो चैम्पियंस उसमें ज़्यादा रह चुके हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा, वहाँ पे उस्मान है, वहाँ पे उमर है, वहाँ पे इस्लाम मखचो है, वहाँ पे खबीब है। तो चैम्पियन ही चैम्पियन जहाँ पे होगे तो वहाँ पे एक माहौल बन जाता है फिर ट्रेनिंग का, और मतलब वो पूरे जोश से, और टेक्निक के लिहाज से भी वो बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। भाईजान, वो खबीब की बात हो रही थी तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जिक्र ना हो, कैसे इंसान लगते हैं आपको वो पर्सनली? कैसे खबीब और इस्लाम और कोई भी, मतलब मुझे जो बिल्कुल वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। मैं हर किसी एकेडमी में गया, लेकिन जो वहाँ से मुझे प्यार मिला, वेलकम मिला, मतलब वो मैंने मतलब बहुत कम देखा। और वहाँ पे एक वजह ये भी थी कि मुझे वेलकम करने की, क्योंकि वो मतलब अगर कोई डिज़र्व करता है ना कोई चीज़, और अगर कोई दिल से करना चाहता है, दिल से कोई चीज़ करना चाहता है, वो उस चीज़ को वेलकम करते हैं। वो उस टैलेंट को देख के कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। नहीं, हमने एक्चुअली उनकी फाइटें देखी है, जो लास्ट फाइट खबीब की थी या इस्लाम मखचो की लास्ट फाइट हमने देखी थी, वहाँ मतलब काफ़ी दिल भर आता है। उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। बिल्कुल। और उन जैसे जो कोचेस से एक्सपीरियंस वो जो शेयर वो जब आपसे वो चीज़ शेयर करते हैं तो अलग कुछ लगता है। बिल्कुल, मतलब और वो फील भी नहीं कर पाएंगे हम यहाँ से। जी, जैसे हमें लगेगा कि देखो खबीब ऐसे खेलता है तो हम देख के वो चीज़ फील कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता। थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ ट्रेन करते हैं ना, उस टाइम पे हमें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की एक्सपीरियंस आ जाती है। वो ना मतलब वो ऐसी बात हो गई कश्मीरी मिसाल में, मतलब कश्मीरी मिसाल में ऐसे कहेंगे कि कोई हाजी हज करके आया हो और उन्होंने काबा देखा हो, फिर वो आपको नरेट करता है, लेकिन आप वो चीज़, काबा ऐसा है, काबा ऐसा है, लेकिन एज मुस्लिम आप वो चीज़ प्रैक्टिकली फील नहीं कर सकते जब तक आप खुद ना जाए। लेकिन भाईजान, एक्चुअली मैं वापस आपकी जो है पर्सनल लाइफ पे आना चाहूँगा। आपने बोला कि 2017 में आपने प्रोफेशनली ये चीज़ें सीखना स्टार्ट करी, लेकिन 2018 के बेस्ट इंडियन फाइटर है भाईजान जी। एक साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट। बेस्ट फाइटर जो था वो स्पोर्ट्स में अलग चीज़ होता है, और MMA भी स्पोर्ट है, लेकिन MMA एक ओपन, इसमें हम कहेंगे कि ये एक फाइट है जी, और वो जो है वो गेम्स है। मतलब इनमें थोड़ी सी डिफरेंस है। जैसे कराटे का कोई मैच होता है उसको मैच कहेंगे, थांग ता का इसको हम मैच कहेंगे, फाइट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई खतरा ही नहीं, उसमें कोई फेयर ही नहीं। ब्लड यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है इन चीज़ में, मतलब MMA में बहुत ज़्यादा खतरा है इस चीज़ का। तो वो चीज़ें मतलब हम मैच कह सकते हैं या मान लो स्पोर्ट्स कह सकते हैं। मैंने एक्चुअली ये बोला कि आपने ये फरमाया था कि मैंने 2017 से प्रोफेशनल अच्छा जो है फाइटिंग, लेकिन 2018 के बेस्ट इंडियन फाइटर वो थांग ता मार्शल आर्ट्स उसमें है। हाँ, इन स्पोर्ट्स में है। अच्छा, मार्शल आर्ट्स कराटे वगैरह वो भी, मतलब आप देखिए ना। हाँ, बिल्कुल जो जहाँ से मैंने सीखा, 45 करोड़ की मतलब जो है पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, बिल्कुल। और उसके साथ जो वहाँ पे जो मैंने फाइटें करी है, वहाँ पे जो मैं बेस्ट फाइटर आया हूँ, वो मैंने उनके साथ लड़के करी है। जो थांग ता मार्शल आर्ट है उसका ओरिजिन है मणिपुर जी, ठीक है, और उन मणिपुर को हरा के मैंने वो किया है, जहाँ से वो गेम पूरे इंडिया में फैली है। उनके बेस्ट फाइटर को मैंने हरा के मैं खुद बेस्ट फाइटर बना। बात हो रही थी आपकी जर्नी की और सपोर्ट्स की, तो सपोर्ट्स की बात में हम मेंटल हेल्थ पे ध्यान ना दे तो वैसा हो नहीं सकता। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेंटली आप अपने आप को किस तरह स्ट्रॉन्ग करते हो, और मेंटल हेल्थ डिस्क्राइब करें यहाँ पे एज ए सपोर्ट्स पर्सन। जी बिल्कुल।
देखो मेंटल हेल्थ के लिए जो आपको बड़े फाइटर बोलेंगे ना, वो बोलेंगे मेडिटेशन, ठीक है, लेकिन एज ए मुस्लिम मुझे पता है कि मेडिटेशन नमाज है जी हमारे लिए। अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अगर हम जिक्र करेंगे, अगर हम दीन को, इस्लाम को साथ साथ लेके चलेंगे और मेडिटेट करें। मेडिटेट का मतलब जैसे हम एक 5 मिनट के लिए बैठे और हमने अज़्कार कर रहे हैं, हाँ जिक्र कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये भी एक मेडिटेशन है। और हम मेडिटेशन का मतलब ये भी है कि हम अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहे हैं और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं। वो तो काफी हद तक सजदे में भी हो जाती है। बिल्कुल, जब हम अल्लाह तक के हुजूर खड़े होते हैं तो हम मेडिटेट ही कर रहे होते हैं, कहते ही हैं कि ये अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ। और जो इस्लाम में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मेडिटेशन है ना 5 टाइम की, वो किसी और उसमें है नहीं जी जी कि वो कर सकते हैं 5 टाइम, लेकिन हाँ बिल्कुल, मतलब लेकिन 5 टाइम हम ये करते हैं। और आपको ऐसा मतलब कि 5 टाइम हम मेडिटेशन करते हैं, हम मेडिटेशन में ही होते हैं हमेशा। और मेंटल हेल्थ ऐसे भी ठीक रह सकती है अगर हम गुनाहों से बचें, ठीक है। जितना हम गुनाहों से बचेंगे मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा आपकी ठीक रहेगी और आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। इसी पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज जुम्मा का खुतबा में सुन के आया जी, तो जो खतीब थे मेरे वालिद ही थे, तो उन्होंने बात एक कही थी कि वो इसी के बारे में, हमने नमाज की बात की ना, और ये जो नेगेटिव एनर्जी अपने में से निकालने की, उन्होंने एक सहाबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की एग्जांपल दी उन्होंने कहा कि आप अज्यूम करें कि आपके घर के सामने एक नदी चल रही है और आप 5 वक्त उस नदी में नहा रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि आपके जिस्म पे कोई मैल रहेगी? इसी तरह जो इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसकी मिसाल ऐसी ही है कि उसकी जिस्म में कोई मैल नहीं रहती है, यानी वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और बिफोर फाइट, जो फाइट थी मेरी लास्ट फाइट थी, उस फाइट से पहले मैं मेडिटेट कर रहा था और मेरे मेडिटेट करने का स्टाइल यही है कि मैं आंखें बंद करता हूँ, ठीक है। तो हर एक फाइटर का अपना अपना होता है कि मैं कैसे मेडिटेट करूं, लेकिन मैं मेडिटेट ऐसे करता हूं कि मैंने आंखें बंद रखी, ठीक है। पूरा जो यकीन है, पूरा जो फेथ है आपको अल्लाह पर रखना है कि ठीक है जो होगा रिजल्ट जो होंगे देखेंगे, लेकिन आपने जो ट्रेनिंग की है, आपने जो ड्रिल्स किए हुए हैं, आपने जितना भी काम किया हुआ है, आप अपना बेस्ट दोगे, 100% दोगे, फिर रेस्ट जितना जो भी आपको, चाहे आप हारोगे चाहे आप जीतोगे, बिल्कुल हम दोनों में राजी हैं। भाईजान दरअसल मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा नहीं, बट हमने एक भाई ओवैस याकूब को देखा है जो हमने एक्चुअली स्क्रीन पे अब आपको देख रहे हैं, राइट। बट एक ओवैस याकूब भाई ऐसे होंगे जो बिहाइंड द स्क्रीन होंगे, मतलब यहाँ तक पहुँचने वाली स्ट्रगल वो क्वाइट डिफरेंट रही होगी। जाहिर है कि ये चीज़ें आपने ऐसी अचीव नहीं करी होंगी, बिल्कुल। मतलब कई फाइनेंशियल कंडीशंस देखी होंगी। ओवरऑल जो कश्मीर में सोसाइटी है, हमारे पेरेंट्स वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सोसाइटी में वो चीज़ें भी हो जाती है, सोसाइटी इस चीज़ को देखती नहीं एज अ करियर, राइट। फिर पैसों की किल्लत आ जाती है, पता नहीं मतलब एक्चुअली हमें आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड पता नहीं है, मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि वही एक्चुअल चीज़ है जहाँ तक मैंने 90% देखा हुआ है, 90% तक मुझे लगता है जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग लड़के होते हैं ना, अच्छा मिडिल क्लास से खुद आते हैं, हाँ बिल्कुल, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं ना वो बहुत आगे तक जाते हैं। मैंने ऐसे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी, वो भी हो सकते हैं जो रिच फैमिली से भी हो, जो बिल्कुल नीचे से भी हो, लेकिन जो मिडिल क्लास के ना वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, मतलब वो इजी हो जाता है, वो कंफर्ट जोन से ऑलरेडी बाहर है, वो ज़्यादा कंफर्ट जोन में है नहीं कि उसको जो भी चाहे आपने सामने रखा वो खा रहा है, पिज़्ज़ा भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी चीज़ें खा रहा है, तो वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में, उसको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। सही बात। लेकिन ऐसा बंदा भी है जिसको पता है कि ठीक है 2-3 साल मेरे जो वालिद होंगे वो मुझे पालेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके बाद में मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है। जी भैया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद उसको मतलब स्ट्रगल, वो फेज जो आता है ना, वो उसको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के उस टॉप तक ले आती है। तो मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि बहुत सारी स्ट्रगल आई है और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे आज कुछ मैसेज करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, बोलते हैं कि सर हम ये करना चाहते हैं, हम दूर से आना चाहते हैं आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए। मैंने कहा आओ, वेलकम है सबको जो अभी आना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं कि सर हम लेकिन फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है जी, हम ये नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आप उधार लो पैसे, आओ करने।
अगर आपको करना है तो उधार लाओ पैसे, अगर आप उधार भी नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, आप कुछ और करो। जरूरी नहीं है ना कि आप कर रहे होते हैं जी। हाँ बिल्कुल बूस्ट कर रहा हूँ। हाँ। और दूसरा ये है कि अगर कोई चीज में फ्री में दे रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि उसका वैल्यू कम है। सही बात, बहुत कम है। मैंने फ्री में भी क्लास दी है, 2014 में मैंने स्टार्ट किया क्लास देना। इसकी एग्जांपल पता है कि हम दे सकते हैं, जो हमारे दरसगाह होते हैं ना, या इस्लामिक जो हमें दरसगाहों से मिल रही होती है, स्कूल से, उसकी जो फी होती है बहुत कम होती है, और इसलिए वो लोग जो है ना बच्चे भेजते हैं, वो उतने मतलब कोई कोर्स हमने बड़ा महंगा रखा नहीं। मतलब मुझे जहां तक लगता है, आई मीन जहां तक मैं भाई को समझा हूँ, मुझे ये लगता है कि जैसे इन्होंने अपनी स्ट्रगल देखी होगी ना, फिर जिस स्टेज तक पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि जो बच्चा फ्री में मतलब कोचिंग लेगा ना इनसे, इनका माइंडसेट में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कर रहे होंगे, उनमें एक वो मतलब कहीं ना वो फिर मुफलिसाना मिजाज बन जाता है। वो आगे वही सोचते हैं कि शायद आगे फिर और मौका मिलेगा, मतलब वो डिपेंडेंट हो जाता है। मगर इन्होंने सब एक और बात है, इन्होंने एक बात छेड़ी ना कि फ्री को वैल्यू कम दी जाती है। हाँ, बहुत कम। वो तो एक साइड में मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली कल ये पॉडकास्ट आएगा तो शायद बाइक के बारे में बातें न करें लोग। एक्चुअली मतलब ये एक्चुअली ट्रेन करने का तरीका होता है, ये जरूरी ट्रेन करने ऐसा नहीं तरीका भी है। और इनकी पर्सनल जिंदगी देखो, दूसरा ये, चलो ठीक है, मैंने उनको आज हेल्प कर दी, ठीक है, मैंने उनको ट्रेन किया, कल को उनको फाइट करने जाना है, वहां पे उनको यहाँ से पैसे देने हैं, ठीक है, पहले यहाँ से पैसे लगाने होते हैं इसमें। सही बात है। वहां पे ट्रेनिंग करने जाना है दूसरी जगह पे, मान लो दागिस्तान गया मैं, वहां पे पैसे लगते हैं आपने, सही, तो कौन देगा उनको पैसे? ठीक है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बोला। वो चाह रहे हैं कि हमेशा दूसरे हम पर वो करे। ठीक है, मैंने भी उधार लिया हुआ है, कोई मसला नहीं, मैंने लिए उधार ट्रेनिंग के लिए, और मैंने कर्जा भी लिया हुआ है, मैंने वापस करा कर्जा। ठीक है, और ऐसा भी दौर आया कि मैं यहाँ से भी कर्जा दे सकता हूँ। सही, जी जी, ठीक है, मुझे वहां से लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो फेजेस चेंज होते रहेंगे आपकी जिंदगी में, बहुत सारे जो अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन आपको उनको फेस करके वो एक्चुअल पास करके निकलना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। अगर आप उसमें रुके, अटक गए, तो मुझे पता है कि मतलब मैं क्यों बोलता हूँ लोगों को कि ऐसे, जैसे वो मैसेज करते हैं मुझे कि सर आप हमें ये फ्री में करा दो, या सर ठीक है मैं उनको फ्री में करा, यहाँ पे उनको रेंट लगेगी, वो कौन देगा? अगर मैं कहूँगा ठीक है मैं ही दूंगा, अब मैं उनको खाना भी दूंगा, ये भी दूंगा, एक तो मेरे लिए पॉसिबल होगा नहीं, खुद मिडिल क्लास से आते हैं। हाँ, मतलब मेरी भी खुद की फैमिली है। ठीक है, मैं उनको ये करूँ। दूसरी बात ये कि उनको आगे सपोर्ट कौन करेगा? जी जी भजन, व्हाट टू डू नेक्स्ट, जो मैंने गाड़ी में बात की। हाँ, फिर कौन करेगा? भजन स्पॉन्सरशिप का तो पता नहीं, लेकिन मेरे स्टोर से आपके लिए कैफ गिफ्ट है। एक्चुअली रनिंग में आप यूज कर सकते हैं, उकाब ब्रांड की, अपनी मेरी पर्सनल ब्रांड है, उसकी कैफ है, इसीलिए एक्चुअली मकसद इसका था ये। थैंक यू। जो है ना, इनको उकाब हर जगह उड़ाना है, इनका मकसद यही वो कहते हैं, वो अल्लामा इकबाल का जो है कोट ही इसी में कि तुंदी बादे मुखालिफ से न घबराए, वो कभी तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। आपको पता है आदिल साहब, जब आप पहली बार आए थे ना पॉडकास्ट करने, जी जी, तो आपने उस पॉडकास्ट में बड़ी शायरी कही थी, मैं बड़ा खुश होता था। इनने जो नाम रखा है ना इसका, इससे लगता है कि इनका दिमाग क्या है और इनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे आज हम इंस्टाग्राम पे देखेंगे या इस पे व्हाट्सएप पे देखेंगे, लोग स्टेटस चलाते हैं। ठीक है, उनसे उनका जहन नहीं पता चलता। अगर कोई सॉन्ग चलाता है, ठीक है, अगर कोई ऐसी बात चलाता है जो आशिकी वाली हो, ठीक है, और लगता है कि ये क्या, इसके अंदर क्या है, इसके दिमाग में क्या है। सही। ठीक है, इसी तरीके से जब ये शायराना अंदाज में बातें करते हैं ना, तो लगता है कि, और उकाब उस नाम से लगता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। वही मैं कह रहा था ना, ये पहले बड़ी शायरी कहते, लेकिन अब इन्होंने काम कर दी है। नहीं, मगर इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है ना, उवैस भाई के लिए एक शायर। नहीं, मैं एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अल्लामा इकबाल का काफी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, रहा नहीं हूँ, मैं हूँ एक्चुअली, और इंशाल्लाह तादुरी जो मेरी जिंदगी है ना ताहयात वही रहेगी। इनके लिए अल्लामा इकबाल का ही शेर है, उकाब से रिलेटेड ही है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपने मंजिल आसमानों में। अब ये नॉर्मल चीज ही नहीं है इनके लिए, मैं इनको पहाड़ों पे भी जो प्रैक्टिस करते देखता हूँ, उड़ते रहते हैं। तू शाहीन है, शाहीन और उकाब जो है ना एक ही फैमिली के दो परिंदे हैं, वो परिंदे एक ही फैमिली से हैं। तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, वो वैसे भी होते हैं, शाहीन या उकाब एक ही चीज है। तेरे आगे अभी आसमान और भी। और वहां पे ऐड करूंगा खबीब भी आया, द ईगल। ईगल ही उकाब ईगल है ना, वही है ना, खबीब का भी ये है द ईगल, तो वो भी अपने आप को द ईगल की तरह एक्चुअली। और
उसी की तरह झपट के वो अपोनेंट्स को खा जाता था। मैं भाईजान एक कैप और कर दूंगा आपको, तो आप कभी मेरे को भेजिएगा क्योंकि उकाब का ईगल का उर्दू मतलब बिल्कुल पता है, उकाबी होता है, आप उनको भेजिएगा मेरी तरफ से। ठीक है। तो भाईजान आप कहाँ देखते हो जो कश्मीर में जो हलचल चल रही है, आज एक दूसरे को चैलेंज दिए जा रहे हैं, अपने आप को मार्शल आर्ट्स और वगैरह, और दूसरे को, और वो दूसरा मुड़ के फिर दूसरे को चैलेंज देता है। और ये जो है ना, इसमें एक चीज़ पता क्या हुई है, उन्होंने जो है ना ऑडियंस गेन की हुई है, और वो इस किस्म की ऑडियंस बेगैरत है ना। एक तो पहले तो आपने एक बार कहा था कि हम लीडरलेस कौम है, वही लीडरलेस कौम और हमने लीडर फिर उनको बनाया हुआ है जो ये मार्शल आर्ट में चैलेंज दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। आप क्या समझते हो, मतलब ये सही हो रहा है जो हमारे कश्मीर में ये? देखो मुझे लगता है कि लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कोई फनी चीज होती है ना, और लोग उसका एक मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मार्शल आर्ट की इमेज खराब नहीं हो रही है? होती है किसी जगह पे, जैसे अगर जब तक लोगों को पता नहीं है ना, तब तक मार्शल आर्ट की इमेज खत्म होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें ना, तो 1 साल में 2 साल में ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें चलने वाली नहीं है जो जिसको पता ही नहीं कुछ चीज़ का। जी जी, ठीक है, मतलब अगर आपको थोड़ी सी चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, तो 3 चीज़ों के बाद, 5 चीज़ों के बाद, उसके बाद अगर आपको सामने से एक टक्कर का बंदा मिला, या आपको केज में फाइट मिल गई, ठीक है, आपको अपोनेंट ऐसा मिल गया जिसको पता है इस चीज़ के बारे में, मार्शल आर्ट्स के बारे में, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? आपको ऐसा में, तो मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट जो है, फाइटिंग आर्ट जो है, ये एक अलग कंसेप्ट है, मतलब बहुत बहुत वास्ट है। आपको ऐसा, मतलब इसमें जो फाइटर है ना, फाइटर को भी, मतलब बहुत सारे कराटे प्लेयर जो यहाँ के मार्शल आर्ट प्लेयर खुद को बोलते हैं, उनको भी पता नहीं है कि मार्शल आर्ट है क्या पूरा। वही मैं भाईजान कह रहा था, आम लोगों को तो बिल्कुल पता ही नहीं इस चीज के बारे में। सर इसमें वो ऐड करना चाहता था मैं कि जो वो चैलेंजेस देते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और आपका जो आमने सामने चैलेंजर होता है, जो रिंग में फाइटर होता है, कितनी ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि उनके लिए एक मतलब मशवरा है कि अगर आप चैलेंज दे रहे हो ना, तो आप एमेच्योर के फॉर्म भरो ना वहाँ पे। सही, ठीक है, क्या बात है। जैसे दिल्ली में अभी होने वाले हैं कंपटीशन दिसंबर में, ठीक है, देहरादून में होने वाले कंपटीशन, MFN कंटेंडर, जहाँ पे मैं अभी प्रोफेशनल फाइटर हूँ, MFN कंटेंडर है वहाँ पे। MFN की फुल फॉर्म मैट्रिक्स फाइट नाइट, तो जहाँ पे मैं प्रोफेशनल फाइटर हूँ, ठीक है, उनके कंटेंडर होती है। अगर आपको लगता है कि मैं खतरनाक फाइटर हूँ और मेरे पास बहुत सारे स्किल्स है, आप वहाँ पे फॉर्म भर के फाइट करो। सही बात। और कश्मीर वालों को दिखाओ कि देखो हम फाइटर हैं, ठीक है, यूं ही हमने अगर आपको कोई देखना होगा ना, अगर आपको कोई कहेगा, मैं ऑडियंस तक ये बात पहुंचाता हूँ, अगर आपको कोई बोले कि मैं फाइटर हूँ और मैं किसी को चैलेंज देता हूँ, सिंपल उसको कहो कि आप OSA को कंटेक्ट करें और वो आपको एक फाइटर देगा, आप उससे फाइट करो, रिंग में करो, और विथ रूल्स करो, ठीक है। ऐसे वो ये चीजें करने से कुछ नहीं, मतलब आपने माशाल्लाह अचीव भी किया है बहुत। बिल्कुल भाई, देखो मेरी फाइट्स है यूट्यूब पे भी, ठीक है, और मैं फाइटें करता भी हूँ। अभी नेक्स्ट में इंशाल्लाह फाइट आने वाला है दिसंबर या जनवरी में, मैं फाइटर्स के साथ फाइट करता हूँ। आपने सुना कभी मैंने किसी को चैलेंज दिया? मुझे बहुत सारे ने बोला कि सर आप भी चैलेंज दो। मैंने कहा कि मैं चैलेंज तब दूंगा ना जब वो सामने वाला फाइट हो, सामने वाला लेवल का हो। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर लेवल कम भी हो तब भी, लेकिन फाइटर हो, फाइटर बनने के लिए कम से कम ये आपको चाहिए कि आपने कम से कम एडमिशन लिया हो, आपने मार्शल आर्ट किसी कोच के साथ सीखा हो, उसके बाद आपने कहीं किसी रिंग में फाइट की हो या किसी मैट पे फाइट की हो किसी अपोनेंट के साथ, उसके बाद आपने फाइट जीती हो या हारी हो, कोई मसला नहीं, आप फाइटर हो। भजन वो ये चैलेंजेस की जो बात हो रही है ना, जो सोशल मीडिया पे, मैं उनको एंटरटेनमेंट चैलेंजेस कहूंगा, वो एंटरटेनमेंट के लिए चैलेंज। आप रियल फाइट में, रियल रिंग में रियल फाइटर के साथ चैलेंज होते हैं कुछ ऐसे? उनको खुद भी पता है, मतलब इसमें ऐड करना, उनको खुद भी पता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। उनको पता है कि मतलब एनर्जी को ना मार्शल आर्ट फाइटर की उसकी आंखों में दिखती है, एक अलग एक वो होता है कि मतलब उसके अंदर एक अलग एनर्जी होती है फाइटर के अंदर। जब हम फाइटें करते हैं ना, उसके अंदर एक वीक होती है, फाइट वीक कहते हैं उसको। फाइट वीक में एक वेट कट होता है। वेट कट का प्रोसेस क्या होता है, हम 10 kg एक हफ्ते में कट करते हैं। कितना खतरनाक प्रोसेस है, ठीक है। 10 kg एक हफ्ते में टेम्पररी होता है, मतलब उसके बाद वो वेट हमने दिया। हुआ था ना रिसेंटली आदिल साहब, वो जो ओलंपिक वो इंडियन लड़की थी उसका जो वेट। हाँ बिल्कुल, वही बोल रहा हूँ कि वेट कट का एक होता है, उसको हम वाटर लोडिंग कहते हैं, कि हम वाटर लोड करते ज्यादा, कार्ब को थोड़ा बंद करते हैं, साल्ट इंटेक कम कर देते हैं, तो एक हफ्ते में हमारे 10 kg का। लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि किसी का वेट बढ़ गया तो वो भी ये करेगा, नहीं।
वो बंदा कर सकता है जिसको जिसको खाली फाइट करनी हो। अगर बिल्कुल फाइट वीक होती है, उसमें हमें वेट कट होता है, वेट कट के बाद हमें फेस ऑफ होता है। जब फेस ऑफ होता है ना, हम अपने अपोनेंट को देख रहे हैं और हमें पता है कि इसके इंटेंशंस क्या है मेरे पास, ये मुझे मारना चाहता है। और ये नहीं मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ, फिर 6 महीने हो गए ये चैलेंज दे रहा है, फिर 6 नहीं, फेस टू फेस यहाँ पे हो रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ। तो होते हैं चैलेंजेस, होते हैं। हाँ चैलेंज भी होते हैं, फेस ऑफ होते हैं ना, फेस ऑफ हम सामने, फेस ऑफ में चैलेंज होते हैं लास्ट फाइट। हाँ हम सामने, हमें उसको बोलता हूँ यू आर डेड मैन या कुछ और बोलूँ मैं, ठीक है। की लास्ट फाइट थी ना वो, जिसमें वो उसको वो विस्की का बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, उसमें नहीं चैलेंज दिया था खबीब ने उसको, फिर पीटा था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इन्होंने एक बात कही थी ना कि आप कैसा फील करते हो जब फाइटर आपके सामने होता है। मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा आपको, जब रिंग में बंदा जाता है ना, उस टाइम आपका जो दिमाग है उस टाइम क्या चलता है? देखो जब फेस ऑफ के टाइम से नहीं, मुझे लगता है कि जब आपकी फाइट अनाउंसमेंट हो गई, आपको फाइटर ये है वो प्रोसेस बताइए। हाँ, तो जो फाइटर होता है ना, जब उसको देखते हैं ना कि आपका फाइटर है, अनाउंसमेंट हो जाती है, उसके बाद मैं उस फाइटर को देखता हूँ। कोई भी फाइटर उस फाइटर को देखता है, उसकी रील चेक करता है, उसकी फाइटें चेक करता है, और उसके अंदर वो जैसे अलार्म टाइप की हो बच जाती है कि अब आपको 30 दिन में इसके साथ फाइटें हैं, और वो दिन गिनने स्टार्ट कर देता है। और अगर हाँ बहुत ज्यादा उस टाइम पे नहीं बढ़ती जिसका कॉन्फिडेंस उस लेवल का हो। अगर हमें लगा कि अपोनेंट की बॉक्सिंग नहीं है, रेसलिंग नहीं है, ठीक है, तो फिर ठीक है, चलो हम उसको खत्म कर लेंगे। हमें पता है कि टक्कर का बंदा है, और ज्यादातर यही होता है जब आप हाई लेवल फाइटिंग करते हैं ना, जैसे MFL में फाइट होती है, तो वहां पे अपोनेंट टक्कर का ही होता है। तो जब बोलते हैं ना कि ये है, तो फाइट वीक जब आ जाता है, हम वेट कट करते हैं। अब देखो मैं अभी स्ट्रांग हूं, मैं किसी को खत्म कर सकता हूं, ठीक है। अब अपोनेंट आया, अपोनेंट भी बड़ा है, मुझे वेट कट करना है। वेट कट में अपने काउस में खत्म करता हूं, अपने साल्ट इनटेक खत्म करता हूं, मुझे चक्कर आने लगता है। अब देखो मेंटल यहाँ पे कितना, आप मेंटली कितने बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए MMA फाइट के लिए और किसी भी फाइट के लिए। अगर आपके अंदर कार्ब नहीं है, आपके अंदर साल्ट नहीं है, आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको पता है कि मुझे फाइट है, आपको दिमाग यहाँ से बोल रहा है कि आप फाइट करनी है, फाइट अपोनेंट तुम्हारा खतरनाक है, ताकि उसको भी सेम वही होता है, उसको भी साल्ट कम होता है, उसको भी उसकी बॉडी में भी कार्ब नहीं होते, ठीक है, उसकी भी डिहाइड्रेशन होती है जब हम वाटर वेट करते हैं, सेम होता है। लेकिन हमें लगता है कि उसको नहीं लगता होगा, और उसको लगता है कि आपको नहीं लगता होगा। वो फियर, वो नेचुरल है। फिर उस फेयर को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम ड्रिल ज्यादा करते हैं, जैसे हमने किसी चीज पे ज्यादा वर्क किया हुआ है। जैसे अगर खबीब हर किसी अपोनेंट को टेक डाउन लेता था। अभी खमजत चिमाई की फाइट थी, वो रॉबर्ट विटेकर बहुत खतरनाक फाइटर था, उसकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, स्ट्राइकिंग हम कहते हैं किक बॉक्सिंग टाइप की, और उसकी ग्रैपलिंग और रेसलिंग के डिफेंस भी बहुत खतरनाक है। लेकिन खमजत चिमाई की इतनी ट्रेनिंग थी रेसलिंग की, ठीक है, उसका नाम हमजा है, ठीक है, उसको लेकिन खमजत चिमाई बोलते हैं। वही ठीक है, वो राक्षस दिखता है सामने से। तो वो उसको भी क्या टेक डाउन करना है, उसको पता है कि मैंने इतनी ज्यादा ड्रिल्स की है, कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा था, पहले राउंड में खत्म कर दिया उसको। तो फेयर को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नेचुरल चीज ये है कि आपको फेयर आएगा, ठीक है, फेयर आएगा। फेयर आने के बाद जो आप अपोनेंट को देखते हो फेस ऑफ के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम भी हार्ट बीट बहुत तेज चली जाती है, और फिर जब एक्सपीरियंस आ जाती है उसके बाद वो कम होने लगता है। आए भी क्यों ना, मतलब फियर आपको आए भी क्यों ना, क्योंकि आप रियल रिंग में रियल फाइटर लड़ रहे हो, और जख्मी होने का खतरा, इनफैक्ट मर जाने का खतरा। और रियल चीज ये है कि इंटेंशंस खतरनाक होते हैं, ठीक है। मेरे इंटेंशन होते हैं मैं इसको खत्म करूँ, या रेफरी नहीं, मैं इसको खत्म करूंगा, ठीक है। इसके इंटेंशंस भी ये होते हैं, इस हड्डियां तोड़ने के, ऐसे वैसे बिल्कुल सबमिशन होते हैं, फिर हड्डियां तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं सबमिशन कर सकता हूँ, मैं इसको खत्म कर ग्राउंड एंड पाउंड ब्लड निकाल सकता हूँ, सब इसको भी ये चीज पता है। उस फियर में फिर खेलना, इसे कहते हैं असली मार्शल आर्ट, ठीक है। वो चैलेंज देना वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये है मार्शल आर्ट। और फिर जब हम केज की तरफ जाते हैं, ये एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फैजान है यहाँ पे, ये गया था लास्ट टाइम पे, 2 दिन इसने खाया है कुछ नहीं, ठीक है, किसकी वजह से, केज में जाना है, हाँ 2 दिन इसको भूख ही मर गई। आपको ऐसा मतलब इतनी जैसे होता है ना इमरजेंसी, ठीक है, जब केज की तरफ आप जाते हो ना, आपको लगता है कि हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इमरजेंसी किसी वार्ड में जा रहे हैं हम, जैसे ऐसे होता है। हाँ मतलब वो इमरजेंसी की अलार्म, ये ऐसे पता ही नहीं होता, क्राउड का पता ही नहीं होता, लाइटिंग उतना, मतलब 20,000 लोग होते हैं, 30,000 लोग होते हैं, इतनी लाइटिंग होती है। हम उधर जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि
हमें कोई देख रहा है, कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल कान बंद हो जाते, शांत। जब हम रिंग में घुसे, अपोनेंट के साथ हार्ड टच हो गया, फाइटिंग स्टार्ट हो गई, इसके बाद पता नहीं होता, इसके बाद कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एड्रेनल रश हो जाता है। सही बात है। अब एड्रेनल रश हो गया, अब हमें पता है कि हम इसको खत्म करने वाले हैं। और अगर आपको 2-3 डोमिनेंट पोजीशंस मिल गई, जैसे आपने इसका बैक लिया, आप इसको ऊपर मार रहे हो, आप इसके किक लैंड हो रहे हैं, बाकी चीजें हो रहे हैं, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है और उसको खत्म कर सकते हो। पहली राउंड में MFN में एक फाइट की है शायद। हाँ, 2 फाइट की अभी तक। 2 फाइट दोनों जीती हैं? नहीं, दोनों एक जीती है, लास्ट एक जीती है। पहली वाली वो अफगानिस्तान वाले के साथ। दूसरी वाली अफगानिस्तान के साथ। पहली वाली किसके साथ थी? वो हरियाणा का अपोनेंट था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या एक फाइटर दूसरे फाइटर को चैलेंज दे सकता है कि मेरे साथ लड़ाई करो? हाँ, कर सकता है, प्रोफेशनली बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई प्रोफेशनल फाइटर होगा वो कर सकता है, लेकिन उसको भी ये देखना होगा कि विन स्ट्रीक कितनी है, रैंक कितनी है मेरी। जैसे अगर मेरा अभी रिकॉर्ड है 1-1 का, ठीक है, मैंने एमेच्योर इतने 23 फाइटें की हुई है। अगर इस एक्सपीरियंस का कोई लड़का है, वो मेरे साथ फाइट कर सकता है, वो मुझे चैलेंज कर सकता है। फिर प्रमोशन का काम है, जैसे मैट्रिक्स फाइट नाइट, इसका काम है कि ये फाइटर आपस में फाइट कर सकते हैं या इनमें ज़्यादा ही डिफरेंस है। जैसे अगर मैं ज़्यादा ही खतरनाक हुआ, वो ज़्यादा ही कम हुआ, तो उनको लगेगा कि ये मिसमैच है, इनको फाइट क्यों कराना। या वैस भाई, एक और पूछना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि वैस भाई, आपको है पर्सनली किसी फाइटर के साथ फाइट करने का, मतलब चैलेंज देने का शौक, या आप चाहो किसी उसके साथ मेरी फाइट होनी चाहिए? देखो, चैलेंज करने का तो मतलब मूड है नहीं मुझे। मतलब फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी विन स्ट्रीक रखूँ, ठीक है, क्योंकि UFC फाइटर बनने के लिए, रोड टू UFC के लिए मुझे अभी 3 फाइटें और करनी होगी और 3 फाइटें जीतनी होगी मुझे, तीनों फाइटें। तो मैं उसके लिए चाहता हूँ कि उसके लिए मैं अपोनेंट्स लूँ जो भी मुझसे फाइट करना। अभी आपको पता है लास्ट मंथ में क्या हुआ? लास्ट मंथ में हुआ, पहले एक अपोनेंट आया, उसके साथ मेरी फाइट हो गई, मतलब इसका फाइट करने, हाँ, सेट हो गई। तो वो 2 दिन हो गए, उसने कहा सर मैं फाइट नहीं कर सकता, ठीक है, वो डर गया फाइट करने से। फिर दूसरा आया, वो इतना बड़ा था, हम फाइट देख रहे घर में, और इनके साथ भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने फाइट देखी, तो बड़ा फाइटर, राक्षस जैसा फाइटर, 77 में, मैं 66 में अभी लड़ूंगा। मैंने कहा 77 में भी लड़ूंगा, कोई मसला नहीं, वेट कैटेगरी, इसमें वेट कैटेगरीज होती है। मैंने कहा मैं 77 में भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। 2 दिन हो गए, वो कह रहे सर भाई, वो प्रमोटर को कह रहा है कि भाई मैं इंजर्ड हो गया, मैं जख्मी हो गया अभी। इसमें आपस में होती है कन्वर्सेशन, मतलब एक फाइटर की दूसरे फाइटर, हाँ, होती है कन्वर्सेशन, डायरेक्ट भी हो सकती है, और प्रमोटर जो वहां पे मैच बनाता है ना, मैच मेकर होता है, वो उसके थ्रू भी हो सकता है। तो दूसरा फाइटर भी हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब तीसरा फाइटर शायद वुशु का बैकग्राउंड से था, एक वुशु भी एक है वो। तो एक दिन उसने कहा हाँ ठीक है, और दूसरे दिन 4 फाइटें मेरी लास्ट मंथ में कैंसिल हो गई है, ठीक है, किस वजह से कि वो मान नहीं रहे फाइट करना, ठीक है। अब जब मैंने ये कहा स्टोरी पे, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया कि 4 बंदे बोल रहे मैं फाइट नहीं करूंगा, अब मुझे कुछ कश्मीरी बोल रहे सर मेरे साथ फाइट करो। फिर मैंने कहा भाई आप फाइट करो पहले मैंने कहा आप फाइट करो पहले वहाँ में। और मैं उनको कहता हूँ कि आप थर्सडे हमारी स्पारिंग होती है, स्पारिंग मतलब फाइट होती है एकेडमी। मैंने कहा आप पहले वहाँ पे आ जाओ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ फाइट करके दिखाओ, उसके बाद ठीक है आपके साथ। हाँ, और बहुत सारे आए भी आजमाने के लिए, श्रीनगर से बंदे आए, कुपवारा से आए, बांडीपुरा से आए, बहुत सारे आए वहां पे, ठीक है, खेलने के लिए हमारे साथ, मार खा के चले गए वापस। अच्छा भाईजान, ये जो हमारे जो टिकटॉक मार्शल आर्टिस्ट है, उनमें से कोई किसी ने कभी चैलेंज करा हो? नहीं, उनको पता है ना कि मार पड़ेगी, वो चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उनको चैलेंज, क्योंकि मतलब जो रियल होता है ना, उनको हर कोई पहचानता है कि रियल है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। जो रियल नहीं है, फेक है, उनको मतलब पता है कि हम चैलेंज दे सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको रियल फाइट करनी है किसी को भी, आप एकेडमी आ सकते हो। मैं यहाँ पे भी कहता हूँ आप एकेडमी आ सकते हो थर्सडे के दिन। एकेडमी में आप स्टूडेंट के साथ भी, मेरे साथ भी, मैं ये नहीं कहता अगर आपको रिंग में फाइट करनी है, रिंग में मैं कहता हूँ कि आपको प्रोफेशनल फाइटर होना चाहिए। अगर आपको थर्सडे स्पारिंग करनी है, थर्सडे कोई भी आ सकता है, थर्सडे किसी को भी ओपन इन्विटेशन है, आप आ सकते हो फाइट करने के लिए। ओके ब्रो, ऐसे ही हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी रास्ते में, तो आपने कहा कि मेरी शादी भी हुई है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अर्ली मैरिज हमें प्रमोट करनी चाहिए अगर हम कश्मीर के यूथ के हिसाब से बोले? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली मैरिज जो है। पहले वो भी बताइए भाईजान, आपकी एज इतनी छोटी है, 26 के हैं आप जी, और 23 की एज में आपकी शादी हुई है, तभी क्वेश्चन अब वैलिड बन जाता है भाईजान। जी 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 जी।
तो जब मैं 23 का था उस वक्त मैंने जो है वो शादी का मतलब मैंने घर में बताया। असल में मेरी बहन की शादी थी, ठीक है, मेरी बहन की शादी थी। मेरे घर वालों ने मजाक में बोला कि शादी करने है। मैंने कहा हाँ करो ठीक है, क्योंकि हर किसी के अंदर ये है, जो जवान है ना हमारे, obviously. चाहे वो आज के दौर में 16 से ऊपर हो जाए, दिमाग में है कि हमें शादी करनी है। अब वो नहीं बोलता, हम इसको शर्म कहते हैं, हम इसको हया कहते हैं, इस चीज को हम हया कहते हैं। नहीं, आप अपने बाप से को मुफ्ती तारिक मसूद इसके मतलब वो शेखुल फिलकुल है ठीक है, मतलब वो शेख है इसके इस चीज के। तो उनको मतलब उनको सुन के भी मतलब बहुत जवान अभी तैयार है शादी करने के लिए, लेकिन मतलब हिम्मत नहीं, किसी चीज की हिम्मत नहीं है किसी को ये चीज करने। हराम में हिम्मत मिल जाती है उन्हें। असल में हराम में ये है ना कि हराम में पैसे नहीं लगते, ठीक है, आप अफेयर्स रखो ना, आपको आज कुछ भी चीज करने को मिल जाएगी। और जो हराम में पड़ गया ना उसको निकाह करने की जरूरत है नहीं। निकाह के बाद देखो, निकाह के बाद आपको बच्चे होंगे, आपको बच्चों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो आपको निभानी पड़ेगी। आपको बीवी को जितने भी आपको खर्चे वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स का जितने भी मामलात होंगे वो आपको सेट करने होंगे। बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा सब कुछ वो मतलब एक्चुअली भाईजान काइंड ऑफ डिसिप्लिन है जिसमें हर कोई फिट नहीं बैठना चाहता। बिल्कुल, मतलब उतना अच्छा डिसिप्लिन ये भी हो गया वही कंफर्ट, और इस जोन में कंफर्ट है और वहां पे अनकंफर्टेबल है, ठीक है। लेकिन जो गुनाहों से बचना चाहता है ना वो जरूर शादी करे। लेकिन भाईजान एक्चुअली जो हम देखते हैं ना, मीडिया ज्यादातर डिमोट करता है मैरिजेस को। आप कोई भी शो देखेंगे, नेशनल शो, मतलब क्योंकि इनका शो चलेगा ना, फिर इनका शो चलेगा ही नहीं। अगर कोई अपने शो और अपने मतलब मैं कहूंगा अगर कोई बेहाई को आम करना चाहता है ना तो वो निकाह को प्रमोट क्यों करेगा? नॉर्मली जो क्वेश्चन मेरा एक्चुअली है, मतलब जो बहुत ही वैल्यू रखता है, जो वाला क्वेश्चन, मैं वो क्वेश्चन जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने अर्ली मैरिज करा है, बहुत अच्छा। ऊपर से आदिल साहब अर्ली मैरिज तो होगी, ठीक, इनकी बेटी भी है। जी। नहीं, अभी वो जो अब मतलब मुझे लगता है जिस चीज की जरूरत है कि अवाम सुने उस चीज को। एक नॉर्मल इंसान नहीं बैठे, एक सेलिब्रिटी माशाल्लाह हम बहुत ज्यादा एक्चुअली हम आपको फॉलो करते हैं इस चीज से। अब आपकी जो निजी जिंदगी है वो भी एक मतलब एक मॉडल बन जाते हैं। इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आप दीनी मिजाज रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली आपने अर्ली मैरिज करा है, वो दीनी मिजाज का एक हिस्सा से यहाँ से। थर्डली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी आप एक प्रोफेशनल MMA फाइटर है। क्वेश्चन मेरा आपसे इस लिहाज से है कि मैं भी किसी बाहर सोसाइटी में किसी को पूछूंगा, वो मुझे डिमोटिवेट मत करो यार, लेट ही करो शादी, करो ही ना यार, ये औरतें ऐसी वैसी, लाइट सिर दर्द होता है, फिर आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, फिर आप लेट घर आते हो तो आप आ नहीं सकते, फिर आप दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहो तो जा नहीं सकते। मतलब आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस में आपने जो अर्ली मैरिज करा, ऐसी कोई अल्लाह न करे ऐसी चीजें आपको फेस करनी पड़ी है? मुझे लगता है कि वो इसलिए कहते हैं कि मतलब देखो, एक तो पहले मैंने कंसेप्ट बोला कि अगर किसी को दीनी मिजाज है और उसको ये पता है कि मुझे गुनाहों से बचना है तो वो निकाह करेगा जी। उसको ये पता है कि अगर मुझे इसके बाद चाहे ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात भी आए तब भी मैं करूँगा, क्योंकि मुझे गुनाहों से बचना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस आएगी, ठीक है। देखो मैं MMA की फील्ड में हूँ, मैं बाहर होता हूँ, वहाँ पे इतना सारा मतलब मौका है गुनाह करने का। आप कैसा, मैं बीवी को उठाता हूँ साथ में, चलो मेरे साथ में, ठीक है, हम होटल करते हैं, साथ में बीवी होती है, कोई खतरा ही नहीं डिस्ट्रैक्शन का। आपको ऐसा में अगर आप शाम को अभी आप अकेले सो रहे हो, अगर आप बीवी के साथ सो रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है ऑब्वियसली, ठीक है। आप फोन का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते, लेकिन आपके साइड में बीवी है ना, आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी बहुत ज्यादा तो एडिशनल पॉइंट हो जाता है। के बाद फिर बच्चों का बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और जब से मेरी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जब से बेटी हो गई है ना, तब से और ज्यादा कदर वो एहसास आ गया है मुझे। महसूस होने लगा। बेटी का नाम क्या रखा है? अरवा। माशाल्लाह। अरवा का मतलब है पाकीज़ा। माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। औरा भी कहते हैं, औरा। एक है औरा, एक है अरवा। असल में जो औरत है ना, औरत का मतलब ये पर्दा, वो पर्दा, हाँ बिल्कुल वही भाईजान, ये मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इस चीज को लेके। मुझे लगता है कि मतलब अर्ली मैरिज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको डिस्ट्रक्शन से बचना है, गुनाहों से बचना है, और अगर आप अपनी लाइफ को देखो, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी बोलते हैं ना कि अगर आपको सच में दादा बनना है तो आपको पहले ही मैरिज करनी। देखो अब जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनकी एज अभी 60 तक हो चुकी होती है, ठीक है। अब वो हमारे बच्चे वो उस लेवल तक नहीं, मतलब वो जब बड़े होंगे ना,
तो वो देखेंगे नहीं उन चीजों। भाईजान सोसाइटी में ये चाहिए शादी करने के लिए, सिंपल बात। पैसे देखो, अगर ये बोल रहे हैं सोसाइटी में पैसे चाहिए शादी करने के लिए, मैं इस चीज से मतलब इसके साथ आपके साथ नहीं हुआ होगा, आप मेरे साथ नहीं, मैं बताता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन देंगे ना। हाँ, मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी चॉइस की और अपने पसंद की और अपने मतलब आप चाहते हो कि हर एक चीज उसमें मतलब जो आप चाहते हो, हाँ, जो आप चाहते हो वैसा हो जी, और आपको फिर उसका जो खानदान है वो गलत मिले, ठीक है, और आप अपने दीन को और अपनी उस चीज को सेक्रीफाइस करते हो, कहते हो कि चलो खानदान जैसा भी है हम उस लड़की से हाँ शादी करेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कि मेरी सादी सी शादी हो जाए, आप किसी सादी लड़की और किसी सादे खानदान को ढूंढो। सही बात है, ठीक है। अगर आप ढूंढने निकलोगे, जैसे बोलते हैं ना कि देखो मैं चाहता हूं किसी रॉयल फैमिली की किसी लड़की से शादी करूं, मेरे यहाँ पे गुजारा है नहीं, अब उनकी भी डिमांड ये होगी ये लड़का क्या कर रहा है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा ना? तो वो कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, मैं कहूँगा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बेटी मुझे देगी ही नहीं, मुझे चाहिए कि मैं उस लड़की को तलाश करूं जिसको अभी शादी की जरूरत हो। शादी हम इस मकसद से करें कि हम सुन्नत कर रहे हैं, हम बच्चे रख रहे हैं, हाँ सच में हम शादी कर रहे हैं, हम ज्यादा बच्चे रख रहे हैं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारे ऊपर वो फख्र करे, जितनी कसीर तादाद में औलाद हो, ये तो इस नियत से करे खत्म। अगर आप अब ढूंढ रहे हो कि लड़की भी वो हो, ये चीज हो, बाकी चीजें हो, और उसके घर वाले फिर डिमांड करेंगे, उसको छोड़ो। अगर कोई लड़की अच्छी भी लगती हो आपको, उसके घर वाले बोल रहे हैं कि ये चीजें रस्म रिवाज बोल रहे, बोलो कि हमें शादी नहीं करनी, हम दूसरी जगह करेंगे, खत्म बात। अगर हम ऐसे स्ट्रिक्ट है ना, अगर वो चीज भी सब्जेक्टिव लगती है, जरूरी नहीं है। भाई ने जो बात की है इसमें दम है, बात दम वाली है, लेकिन मैं एक्चुअली पता आदिल साहब मसला क्या है, मसला है सोसाइटी के कस्टम्स जो क्रिएट हुए हैं ना, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि शादी में इतना पैसा खर्चाना है, अब तो ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है। अगर नेबरहुड में कोई बंदा है जिसने बड़ा खर्चा करके शादी हमें की, सबसे ज्यादा जो मतलब चीज खत्म कर देने आज के हम बोलते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, आप लोग क्या, अगर ऐसा माइंडसेट नहीं है ना, तो आपको आपकी शादी होगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हम लाते हैं बैंड बाजे वाले, हम लाते कैमरा वाले, हम लाते टेंट इतना शानदार होना चाहिए, हम जो मैं बोला हूँ रस्म बेदात होते हैं, हम जो दुल्हन होती है उसको टेंट में लगा के लोगों को दिखाते हैं। अगर आपका दीनी मिजाज है आप ये चीजें करेंगे नहीं, ठीक है। आपको वलीमा करना है, वलीमा किस नियत से करते थे कि जो लड़की वाले होंगे उनके रिश्तेदारों को हम दावत करेंगे, कौन, लड़का, ठीक है, और उसके घर में उसको बोलेंगे उसको आप बिल्कुल भी कुछ सिस्टम इंतजाम नहीं करना, आप बिल्कुल सिंपल अपने रिश्तेदारों के लिए सादा सा इंतजाम करना, आप बिल्कुल कोई बेदात चीज करना ही नहीं। अगर इस चीज पे राजी है और दोनों खानदान किसी आलिम के साथ जुड़े हुए, मुझे लगता है कि बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि किसी आलिम के साथ जुड़े हो, मुझे ऐसा लगता है। दीनी मिजाज के मेहंदी रात, रस्म रिवाज, ये जो है ना, देखो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, लोग सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते यहाँ पे। मतलब देखो मुझे घर वाले बोलेंगे चलो एक दिन है, कुछ नहीं होगा इससे, एक दिन है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, घर वाले ने बोला ठीक है, यहाँ पे खत्म है चीज। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं एक दिन है लेकिन इसी दिन में मुझे कंट्रोल करना है, घर वालों को बोलूंगा, मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा। मेरी जब शादी थी ना, मेरी कजन के साथ लड़ाई होगी, ठीक है, इसी चीज पे कि गाओ मत यहाँ पे। उनने गाया फिर भी, लेकिन जब मैं वहां पे नहीं था उनने फिर गाया, जैसे वहां पे लगता है ये चीज। मैंने उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट लिया, वो बाहर फेंका, मैंने कहा यहाँ मत गाओ। उसके साथ मेरी लड़ाई भी हुई, मैंने कहा ये मत करो मेरे सामने, कम से कम अपने अंदर से अपने हिसाब से जो कर सकते हो ना 100% दो अपना, फिर दूसरी मतलब जितना कंट्रोल हो सकता है कंट्रोल होगा। इस पे वो कुरान की आयत भी है ना, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू, जिन्होंने ये कहा कि मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पे डट गए। चाहे रिश्तेदार नाराज होते हैं, होने दो, लोग नाराज होते हैं, वो तो वैसे भी नाराज होंगे। अगर आप उनको खिलाओ तब भी नाराज होंगे, अगर आप उनको ना खिलाओ तब भी नाराज होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंपल शादी करते हो रिश्तेदार नाराज नहीं होंगे, सही, ठीक है, नहीं होंगे, 2-3 दिन नाराज रहेंगे, उसके बाद नाराज रहने की बात ही क्या है। लोग एक्सपेक्टेशन लेवल यहाँ तक लेके जाते हैं, वो नहीं ले जानी चाहिए, प्रॉब्लम हो जाती है। हर कोई मतलब ऐसा नहीं होता, क्यों, मतलब उनको नाराज। शादी हुई है? नहीं तो करो ना, मतलब वही तो हम इन्हें कह रहे हैं ना, शादी करो। मुझे लगता है कि अगर आपकी एज क्या है इस वक्त? 29। एक्सपोज हो गए।
ठीक है देखो आपको अगर शादी मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको शादी करने का मतलब इतना देखो इनकी बातों से ये लगता है कि शादी का जुनून बहुत खतरनाक है। हर किसी जवान को होता है, हर किसी जवान को होता है कि नहीं? तो करो। देखिए भाईजान, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं ये चीज मैंने जो सवाल आपसे किए थे वो इसलिए किए थे कि बिकॉज आप एक सेलिब्रिटी है हमारे लिए। जी जी। यूथ आपको काफी ज्यादा फॉलो करती है। आपकी एक बात का वजन हमारी हजारों और लाखों बातों के बराबर होता है, इसीलिए मैंने पूछा। बिल्कुल मैं देखता हूँ सोसाइटी में, क्योंकि हो सकता है मैं किसी को एक चीज और है यहाँ पे ऐड करने की। जैसे हमें लगता है कि हम शादी के काबिल है नहीं अभी, ठीक है, हमें तो काबिल हूँ, देखो लगता है ना कि हम काबिल नहीं है, ठीक है, तो हमें लगता है हम काबिल नहीं है। काबिल मतलब कि हम खर्चे नहीं कर सकते बराबर अपनी बीवी के। मुझे लगता है ये बिल्कुल मतलब घटिया सोच है हमारी। हमें जब शादी होगी, मतलब मैं अपनी बात कहूंगा, मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब मेरी इनकम जो थी ना बहुत कम थी। जब मेरी शादी हो गई मेरी इनकम बढ़ गई और मुझे इस चीज पे पूरा भरोसा था। आदिल साहब एक्चुअली आपको पता है बहुत सारे वल्लाही नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगा एक शायराना अंदाज में। पहले शायर कहने दो इसको। शायराना अंदाज में जो सवाल मुझसे किए गए मैं उनका एक ही शेर में जवाब देना चाहूंगा कि दर्द, तकलीफ, एहसास, तमन्ना और क्या क्या मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। पता क्या जो आपने कहा ना कि मेरी जो इनकम उसमें बढ़ोतरी, बिल्कुल वल्लाही मुझे बहुत सारों ने कहा है ये होता है। लेकिन मैं बताऊंगा किसको आपने देखा होगा जिसको यकीन होगा इस चीज पे। अगर किसी को इस चीज पे यकीन नहीं होगा, हाँ, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब आप निकाह करो, आपकी इसमें रिस्क में बरकत होगी, ठीक है, आप निकाह करो और निकाह शरीयत के हिसाब से करो, आपकी इसमें बरकत होगी। और एक है ना, आधा ऐसा कर रहे निकाह करके घर बैठ के रिस्क में खुद ही बरकत होगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब जब आप निकाह करते हो ना, आप निकल जाते हो बाहर। मैंने बहुत सारों को देखा है। चलो ये तो निकाह की बात बहुत सारी हो गई। और आते हैं मार्शल आर्ट्स, और किसी पे बात करते हैं। किस पे? आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाक्य भाईजान वो बताइए जिसने आपकी जिंदगी मतलब तब्दील करके पटरी पे ले आई। वो तो ऑब्वियसली पहले से रहे होंगे पटरी पे। कुछ हम जैसे भी होते हैं जो पहले ठोकरें खाते हैं कि ठोकरें खाते। मुझे आप अपने साथ क्यों मिला रहे हो? उर्दू में हम बोलते हैं, उर्दू अदब का हिस्सा है। हम, ठीक, मैं नहीं बोलते। मुझे नहीं लगता मतलब मैंने किसी इन चीजों को कभी मतलब सीरियसली लिया ही नहीं। आपको पता मतलब जो जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, नहीं मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ भाईजान। मैं ठोकरों की बात कर रहा हूँ कि मैंने अगर ठोकरें खाई है तो एमएमए में खाई है, मार्शल आर्ट्स में खाई है। वही मैंने कोई भी बोला जहां आपने ठोकर करके मैं किसी भी ठोकर की बात कर रहा हूं। नहीं बोलना चाहते, ठीक है, आप समझे नहीं। ठीक है साहब, ये बताएं आप अपनी जो है ना पर्सनल लाइफ और रिलीजियस लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? यानी फिर इबादत बाकी चीजें, आप एकेडमी भी चलाते हो, तो उसको कैसे बैलेंस? मैंने अपनी एकेडमी की टाइमिंग ही ऐसी सेट की हुई है। जैसे मैंने आज जुमा था तो फ्राइडे के दिन इस्लामी छुट्टी मैंने लगा दी है अपनी एकेडमी में। संडे के दिन हमारा वहाँ पे होता है, खुला होता है, ठीक है, हो गया सबसे बड़ी, क्योंकि फ्राइडे की तैयारी होती है, जुमा की तैयारी होती है, हमें मुफ्ती साहब के पास जाना होता है। वो आपसे बात हुई थी कल मेरी। हाँ बिल्कुल, तो जाना होता है वहाँ पे, वो चीज़ें करनी होती है। मैंने जुमा इसीलिए रखा है कि मतलब छुट्टी रखी है क्योंकि ये एक हिसाब से पूरी हम तैयारी करके जाए, वो फिर जल्दबाजी ना हो बाकी चीज़ें। फिर एक दूसरी बात, हम अगर सुबह का मॉर्निंग का क्लास देते हैं तो हम फजर के बाद ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट सेशंस होते हैं ना वो 1 बजे के बाद होती है, तो हम जोहर की नमाज घर में आराम से पढ़ सकते हैं। तीसरी जो असर की नमाज होती है वो हम कभी एकेडमी में ही पढ़ लेते हैं और कभी घर जाके पढ़ते हैं। फिर ऐसी मतलब हाँ मगरिब और इशा आराम से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई डिसिप्लिन मार्शल आर्ट फाइटर है ना और मुस्लिम फाइटर है खास तौर पे, वो जैसे उसको नमाज पढ़ना मतलब वो उतनी बड़ी वो नहीं लगती क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो बहुत सुस्त है, उसको पता चल चुका होगा मैं किसका बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत सुस्त है। जब वो हाँ ठीक है, जब वो वजू करता है ना वो बोलता है कि अभी करूंगा फिर नमाज, ठीक है, फिर नमाज के सिस्टम। फिर अगर उसको दर्स पे आना होगा, जैसे दुरूस होते हैं हमारे ट्यूसडे को या जुमा के दिन नमाज पढ़ने, वो कहता है कि चलो आता हूँ कि नहीं आता हूँ, सोचता है, क्योंकि वो बहुत वीक है। मतलब ईमान के लिहाज से तो वो अच्छा है, बहुत मुझसे बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिजिकली वो बहुत ऐसा मतलब कमजोर फाइटर नहीं होगा फिजिकली बहुत है। हाँ फाइटर नहीं है, वो फ्रेंड है मेरा, नॉर्मल फ्रेंड है। तो
वो फिजिकली बहुत कमजोर है, ठीक है, तो मतलब उसको बहुत ज्यादा वो होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मार्शल आर्ट फाइटर, आपने कहा था ना कि मतलब कैसे ये करते हो, जो मार्शल आर्ट फाइटर होते हैं ना, फिटनेस में जो कहीं फिटनेस में भी हो तो उसको इजी लगता है ये चीज करना, क्योंकि वजू करने में, नमाज पढ़ने में उस लेवल की कोई वो चीज नहीं, मतलब इन सेंस भाई आप ये कह रहे हैं कि हर किसी को मतलब फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना चाहिए, किसी भी सूरत में, चाहे होना चाहिए, स्पोर्ट्स बिल्कुल जरूरी होना चाहिए, जरूरी है। अगर आप किसी चीज में मतलब अपनी एनर्जी को नहीं लगा रहे तो आप गलत चीजों में जाएंगे। वही इसीलिए मैंने बात वही करी थी भाईजान, क्योंकि मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने बच्चे पढ़ते हुए देखे, एक्स्ट्रा लोड है, इतना सारा प्रेशर है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान ही नहीं। वो तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं देती, इनफैक्ट मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स जो है स्पॉन्सर करती है इन चीजों को लेके, बट जो है गवर्नमेंट जो है स्पॉन्सरशिप देती है, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जो फिजिकल या मेंटल हेल्थ के बारे में होते हैं, लेकिन स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर वो नहीं होता। तभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ अगर इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में कभी होता भी है ना सेल्फ डिफेंस या फिटनेस के रिलेटेड, वो 2 दिन 3 दिन का होता है, वो उनको चलाना होता है ऐसे ही। वो 3 दिन 2 दिन, हाँ 3 दिन 2 दिन से कोई मार्शल आर्ट फाइटर नहीं बनता, कोई फिटनेस का वो नहीं बनता। हाँ मुझे लगता है कि 3 दिन का अवेयरनेस रखना चाहिए। स्कूलों में अप्रोच, किसी स्कूल में मतलब ये स्किल सिखाना। हाँ अगर मैं जाता भी हूँ ना कभी, वो रखते हैं सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम, मैं लिखता हूँ नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम रखो, कि हम वहाँ पे अवेयरनेस देंगे, फिर उनको बोलेंगे कि आप एकेडमी में जाओ ट्रेनिंग करने की। मैं कह रहा हूँ आपने कंटिन्यूसली अगर किसी स्कूल ने आपको अप्रोच किया है कि आज तक आप किया है, लेकिन असल में जो प्रोफेशनल फाइटिंग है ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे आज टाइम निकाला ना, इसलिए निकाला कि आज फ्राइडे, ठीक है, ऑफ है हमारा, तो लेकिन बाकी दिनों हमारा मॉर्निंग का सेशन, इवनिंग का सेशन और फिर रेस्ट भी, ठीक है, रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर खेलने के लिए? अभी एकेडमी में कितने हैं और बाहर कितने जाते हैं उनमें से? आज तक तो मैंने बहुत सारे को ट्रेन किया है, ठीक है। पहले दिन आते हैं वो कहते हैं सर हमें खबीब बनना है, हमें ब्रूस ली बनना है, ठीक है, हमें वो बनना है, ये बनना है। फिर जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ ना, आधे तो 50% तक वहां पे खत्म है, ठीक है, वो चले जाते हैं घर। अगर कुछ रहे उसके बाद दूसरा फेज आता है उनका। 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद वो बोलते हैं सर हमारी इंजरी आ गई, यहाँ पे लग रही है, वहाँ पे लग रही है, ये हो रहा है, रिकवरी नहीं हो रही है सर, वो अब क्या करे, तो आधे वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज तक मैं 300 से ज़्यादा बंदों को ट्रेन किया होगा, 300 से ज़्यादा, ठीक है। अभी हमारी एकेडमी में टोटल 20 to 30 तक जो एडमिशन हो गए अभी वो है, ठीक है। और उसमें भी कुछ फाइटर 4-5 ही है जो फाइटिंग करते हैं अच्छी तरीके से, बाकी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और कभी उनको जोश आ जाता है मेरी फाइटें देखे या किसी फाइटर की फाइटें देखे, और कभी वो हो जाते हैं। फर्स्ट कोच कौन था जिन्होंने पहले आपको सिखाया, आप उनके बारे में? हाँ बिल्कुल, MMA में मिक्स मार्शल आर्ट्स में 18 में जब मैंने स्टार्ट किया था, 17 के एंडिंग में, तो इंडियन टॉप टीम का एक कोच है मेरा, गुरकरण सर, उनने मुझे MMA की तरफ में बहुत ज़्यादा गाइड किया है, तो वो मेरे पहले कोच रह चुके हैं। और उसके बाद बहुत सारे कोचेस आए, मतलब जैसे बॉक्सिंग का कोच हो गया, बॉक्सिंग के 2-3 कोच रहे, फिर ग्रैपलिंग के कोच रहे, स्ट्राइकिंग मैंने फिर इंडोनेशिया से ली। नहीं, आपके फर्स्ट जिन्होंने आपको इस राह पे लगाया, वो मैंने बोला आपको इंडियन टॉप, उससे पहले जो मतलब आप चाहे आप स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करेंगे, जब आपने पहले सोचा था कि मुझे फाइटर, मार्शल आर्ट, कराटे, जो भी गाइडेंस दी या जिन्होंने उस टाइम आपको यहाँ पे, ये जर्नी आपकी कब स्टार्ट हुई थी? 13 में 13 में पहले 13 से पहले 13 से। तो जब काकापोरा का एक स्टेडियम में इसमें चल रहा था, स्टेडियम में एक ये चल रहा था, क्लास चल रहा था थांगता मार्शल आर्ट्स का, जो मैंने पहले स्टार्ट किया था। उनका नाम सज्जाद सर है, उनने मुझे पहले गाइड किया था इस थांगता उनने गाइड किया था थांगता मार्शल आर्ट्स के बारे में। फिर वहां से स्टार्ट हो गई थी मतलब वो। और मेरे जो अंकल है ना, वो भी जिम्नास्टिक्स के थे, ठीक है, उनने भी जिम्नास्टिक्स किया हुआ था। असल में मैं बचपन से ही वो मुझे ऐसे फेंकते थे, कहते थे स्ट्रेच करो, वो चीजें करो, ये चीजें करो, तो बहुत ज्यादा उन्होंने इस चीज की तरफ मुझे वो चीज तो भाईजान एक्चुअली मेरी भी वो मेरा ख्वाब भी अधूरा रहा। मैं 2 साल सीडो में किया हूँ, बट एक्चुअली सीडो कराटे, जापान स्टोकन कराटे एसोसिएशन में ब्लू बेल्ट तक पहुंच गया था मैं। और एक बात मैं ऐड करूंगा, एक बात मैं ऐड करूंगा भाई, बात है आपको, यहाँ पे अभी कश्मीर में ना लगभग 30-40 हजार फाइटर होंगे ऐसे, मतलब कैसे फाइटर, इनके जैसे नहीं, जो जिनने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया हुआ है, एडमिशन किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। देखो कोई है, इसने एडमिशन किया 2012 में, अभी ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा है, वो अपने आप को बोल रहा है कि वो 2020 में है ना, वो 2020 में
वो बोलेगा कि मैंने 2012 में मैं इनका नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ जो जनरल है, ठीक है, तो वो कहेगा कि मैं 2012 से फाइटर हूँ आज तक। आज भी अभी कंपटीशंस के लिए आएगा लेकिन ट्रेनिंग नहीं करेगा। इन्होंने कहा ना, वैसे फिर मैं भी बोल दूं 7th में मैं भी नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं दूसरी बात कही थी, लेकिन मैं इन जनरल कह रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मजाकिया तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जो अभी 20,000, लेकिन मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, मुझे लगता है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अभी मुझे लगता है 5 से 10 फाइटर होंगे। अच्छा, जो फाइटर होंगे, और उनमें भी MMA फाइटर खाली हमारे एकेडमी के हैं जम्मू कश्मीर में, और कोई MMA मतलब है नाम से श्रीनगर में भी है, नाम से कहीं पे भी, लेकिन जम्मू में भी, ठीक है, लेकिन MMA फाइटर, MMA का मतलब जिसको ग्रैपलिंग भी आती हो, जिसको रेसलिंग भी आती हो, जिसको जित्सु भी आता हो, जिसको बॉक्सिंग भी नहीं है, ठीक है। वुशु को इनने यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, किसमें, MMA में। इनने कोई कराटे फाइटर था, उसने मिक्स किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसको ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी होगी कि मुझे ग्रैपलिंग नहीं आती, मुझे जित्सु नहीं आती, मुझे किसी कोच के पास सीखना होगा, तब जाके मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। भजन, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो एक्चुअली रह गया था, मतलब व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब मैंने इसलिए डिस्क्राइब करा था कि मैं ब्लू बेल्ट तक पहुंच गया था, बट सर्कमस्टेंसेस में मेरे को तो बड़ा शौक आज भी है। इनफैक्ट मैंने जिम थोड़ी टाइम के लिए ज्वाइन करी थी, दैट मच एंजॉयबल नहीं लगी जितना मैं कराटे में था, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। तो जिम थोड़ी बहुत ज्वाइन की, आपने सुना क्या वो? एग्जैक्टली, मतलब मैं पैशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो मज़ा नहीं है भाई। जो मैं ये बादशाही बाग बिजबेहरा में जाता था मॉर्निंग में, हमें अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, वो फाइट कम से कम जिम तो करो ना। सही है, अगर कोई भी नहीं कर रहे हो, वॉक करो मॉर्निंग में, ठीक है, इवनिंग में वॉक करो, कुछ मैं तो अपनी हाँ ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कौन सी चीज मोटिवेट रखती है। ये छोटी बात नहीं होती, आप खुद बोल रहे हो कि देखो बोलते हैं ना लोग, मुझे बोलते हैं कि सर आप कैसे, या स्टूडेंट्स बोलते हैं कोच हम कैसे आगे पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो कंसिस्टेंसी है। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी रहती है, आपने खुद बोला कि हमारी एकेडमी में आते हैं 50% बच्चे पहले ही भाग जाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, कंसिस्टेंट नहीं मतलब आपने ये वाली जर्नी को अचीव करा है, ये कैसे भाईजान, इतनी कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है, ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? कंसिस्टेंसी ये मतलब मुझे लगता है कि मुझे कहाँ से आई, एक तो जो मैंने स्ट्रगल किया हुआ है ना, जैसे अगर मैं बाहर गया हूँ, मैंने किसी से पैसे उधार लिए हुए या कर्जा लिया हुआ, मुझे पता है कि मैंने इस चीज को कैसे हासिल किया है, मैंने उस कोचिंग को वहां पे जाने तक कितना स्ट्रगल किया हुआ है, उस स्ट्रगल को मैं बार बार दिमाग में लाता हूं, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैं कैसे ना करूं ये। और सबसे ज्यादा मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे कोच भी सुनेंगे, जो मेरे पहले कोच रहे हैं इंडियन टॉप टीम के, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा जो चीजें याद रहती थी ना, वो मुझे रहती थी। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज को, मतलब वो चीज़ उस दौर में की थी जो मेरा स्ट्रगल फेस था, जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा वो उधार लिए थे पैसे, ठीक है, मेरे पास सोर्सेज इनकम वो कम थे, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत कम थे। तो उस टाइम पे वो ट्रेनिंग की थी ना मैंने, तो बहुत ज़्यादा वो आपको ऐसा मतलब याद रही वो चीज़ें। और फिर मुझे वो चीज़ें जब मैंने स्टार्ट की, फिर मैं एमेच्योर फाइटर बना, फिर मैं प्रोफेशनल फाइटर बना, अब मैं अभी कर रहा हूँ। तो अगर मैं अभी भी ट्रेनिंग नहीं करूँगा कंटिन्यूअसली, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने आप को धोखा दिया। ये चीज़ मुझे कंटिन्यू मोटिवेट करती है कि मुझे आगे चीज़ करनी है, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है, चाहे जहाँ तक भी अल्लाह ने रखा होगा, हाँ बिल्कुल करना है, नहीं तो मुझे लगा कि धोखा होगा। और भाईजान फ्यूचर मकसद क्या है, वही तो बताइए। हाँ बिल्कुल, फ्यूचर इसके बाद ये है कि मैं प्रोफेशनल फाइटर करूंगा और इंशाल्लाह हाँ चैंपियन बनूंगा, चाहे मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनूं, चाहे MFN हो, चाहे कोई हो, चाहे UFC हो, इंशाल्लाह चैंपियन बनूंगा और दिखाऊंगा कि जो कश्मीर की जेनेटिक्स है ना, ये बहुत डिफरेंट है। दागिस्तान और कश्मीर का थोड़ा सा ये बताता हूँ, दागिस्तान और कश्मीर में एक सिमिलरिटी है, वहां पे भी जेनेटिकली वो बहुत स्ट्रांग है, दागिस्तान के वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपको ग्रिप करेंगे ना, आपको लगेगा किसी के हाथ ने मुझे छुआ है। कश्मीर में भी सेम ही है, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनको एक्सपोजर है, वो रेसलिंग करते हैं, वो बाकी चीज़ें करते हैं, और कश्मीर में इस चीज़ की तरफ थोड़ा कम है। आप कैसे, कश्मीर में इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान कम है। अगर कश्मीर में भी हम ध्यान दें कंटिन्यू, और कश्मीर में भी हम एकेडमीज़ ऐसे जैसे मैंने खोली है, और जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों तक अवेयरनेस ला रहे हैं, अगर हम कश्मीर में भी काम करें इन चीज़ों का, मुझे लगता है कश्मीर से ज़्यादा अच्छा टैलेंट कहीं और नहीं बन सकता।
पूरे जी इंडिया भाई, इसी पे जो है ना एक ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि क्या कराटे फाइटर या थंथा फाइटर जो है हाँ वो MMA ज्वाइन कर सकता है? हाँ। अगर कर सकता है तो कैसे? हाँ, मुझे लगता है कि जो कराटे फाइटर्स है ना, या कराटे हो, वुशु हो, ठीक है, थांगता हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता हो, कोई भी बंदा खेलता हो, उसके लिए इवन ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है MMA करना। ईजी किस हिसाब से ईजी है कि जो थांगता प्लेयर है या कराटे प्लेयर है या कोई भी ऐसा प्लेयर हो, उसको बाकियों से, जो कॉमन पीपल है ना, उनसे बहुत ज़्यादा मतलब ईजी है ये चीज़ करना, मार्शल आर्ट करना, MMA करना खासतौर पर। क्योंकि उसका पहले डिसिप्लिन बना होता है किसी गेम में, जैसे कराटे हो, थांगता हो, वुशु हो किसी, और वो कंटिन्यू उसमें कंसिस्टेंट भी होता है उस चीज़ में। बस उसको अब क्या करना है, उसको अब माइंडसेट को यहाँ से यहाँ लेना होता है, और फिजिकली उसको जो ट्रेन करना है अपने आप को, वो थोड़ा लेवल अप करना होता है, ठीक है। बाकी वो MMA कर सकता है, और वो कराटे के उस चीज़ को जो, या थांगता की उस चीज़ को, जैसे अगर कराटे की किक्स फास्ट है तो वो इस चीज़ को अपनी किक्स बना सकता है, MMA में बिल्कुल स्ट्राइकिंग में उसको यूज़ कर सकता है। अगर वो वुशु फाइटर है वो अपनी स्पीड को यूज़ कर सकता है, और अगर वो थांगता प्लेयर वो अपने रिफ्लेक्सेस को उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, ठीक है। मुझे लगता है कि उनको बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है, उससे ज़्यादा। तो ठीक है भाई जान, आपका वक्त जो आपने यहाँ पे सर्व किया, अल्लाह ताला जो है ना कबूल करे, और हमारी जो ये कोशिशें हैं इन्हें भी कबूल करे। मुझे लगता है कि लेकिन इस पॉडकास्ट में ना खाली 1% मेरी जिंदगी के बारे में और मैंने जो बोला हुआ है ना 1% शेयर हुआ है भाईजान। हम तो ये चाहते हैं कि रोज आए। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, मतलब क्योंकि देखो 1 घंटा 15 मिनट हो गए, ठीक है, हमारे ये बातें करते हो या बाकी से, इसमें थोड़ी सी शादी की भी बातें आ गई बाकी से, लेकिन मुझे लगता है कि जितना स्ट्रगल और जितनी चीज़ें हैं ना, और जितना फिर न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, ठीक है, फिर फिटनेस कितनी ज़रूरी है, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट पॉडकास्ट आपका भाईजान, मैं वही आपको इनवाइट करने वाला था। नेक्स्ट का जो है टाइटल होगा ओवैस याकूब स्ट्रगल्स, बस उस पे एक पॉडकास्ट, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट्स पे अवैस भाई, ठीक है ना, ठीक है भाईजान, आएंगे ना। एट द एंड में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यूथ के लिए आपकी मैसेज। यूथ के लिए ये मैसेज है कि देखो, मतलब हम यहाँ किसी मकसद से आए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब आपका जहन, मेरा जहन, हम सब का जहन क्या है, हम हमदर्दी रखते हैं अपने मुसलमान भाइयों या जो भी यहाँ पे रहता है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो समाज हो, वो समाज जो है वो पाक रहे, साफ रहे, ठीक है। वो पाक साफ, चाहे सफाई के एतबार से या खुद इंडिविजुअली हम कैसे रहें, हमें नशे से दूर होना है, ठीक है, ड्रग से दूर। एक तो होता है होना है, और एक होता है कि इसके लिए कोई मेहनत करना, कोई चीज़ करना। इसके लिए मैं चाहता हूँ, पर्सनली चाहता हूँ कि हम पाक साफ रहे, हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा रहे, दीन की तरफ ज़्यादा रहे, इस्लामिक स्कॉलर्स से ज़्यादा हमारा कनेक्शन हो, हम हर कोई मसला, और हम घर के जो मसले हैं अपने आलिम के साथ डिस्कस करें और पूछे, और जैसे सहाबा वाला मिजाज हो वो रखे, ठीक है। शॉर्ट ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इन शॉर्ट में ये है कि जैसे सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके और बाकी ये चीज़ें फॉलो करी और दीन पे अपनी ज़िंदगी सरफ की, हमें भी बस वही करना चाहिए। हमें बस उन लोगों की तरफ देखना चाहिए, उन सहाबा की तरफ देखना चाहिए, हमें भी वही ज़िंदगी फॉलो करनी चाहिए। दूसरी बात, दुनिया के लिए हम क्या करें, दुनिया के लिए जो भी आपको हलाल तरीका दिखे उस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल करो, या आपको अल्लाह पाक ऐसे ही दे दे तो आप उसमें कंफर्टेबल। एट द एंड एक सजेशन दूं, अगर आप इजाज़त दें तो। आपको पता है, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की है और देखता भी रहता हूँ, आपकी इस्लाम के साथ आपका फोटो है जिसमें आपने मूछें पूरी प्लेन की हुई है ना, वो बड़ा जबरदस्त है वो, मतलब आप प्लेन मूछें। आपको पता है, इसमें एक डायलॉग सुनाता हूँ मैं, ये एक जरूरी चीज़ है। वहां पे मैं गया, मैं उनके साथ स्पारिंग कर रहा हूँ, रेसलिंग कर रहा हूँ, वहां पे उनके सबकी मूछें साफ है, ठीक है, सबकी मूछें साफ है, मेरी मूछें रह गई है। अब जो मेरे पार्टनर आते हैं ना, वो 1 घंटे कंटिन्यू ड्रिल होती है, ट्रेनिंग होती है, मैं कर रहा हूँ उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वो एक फाइटर आया, वो मेरे साथ ड्रिल किया, ड्रिल खत्म की, वो कह रहा है सर भाई आप मुस्लिम हो, रशियन में लैंग्वेज में कह रहा है, कोई इंग्लिश में कह रहा है, आप मुस्लिम हो। मैंने कहा हाँ क्यों, उन्होंने कहा ठीक है, आप स्माइल कर रहा है, निकल रहा है। दूसरा आया, वो भी सेम ही कह रहा है, तीसरा आया, वो भी सेम ही कह रहा है। अब मैं जब गया, एक फ्रेंड वहाँ पे मेरा बना था, वो ज़्यादा क्लोज था, मैंने उसको कहा कि भाई ये मुझे क्यों बोल रहे कि मैं मुस्लिम, मैं तो दाढ़ी है, मैं आपके साथ और नमाज भी पढ़ रहे थे हम, वहाँ पे करते थे, 1 बजे जाते थे, जोहर की नमाज भी मैट पे होती थी,
ठीक है। ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग के बाद असर की नमाज भी वहीं पे होती थी, पसीना होता था, विसल होती थी, अजान होती थी, नमाज वहीं होती थी, नमाज के बाद फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, फिर मगरिब फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, इशा तक हम वहीं पे रहते थे। मैंने कहा मैं तो अभी तक 4 टाइम आपके साथ पढ़े हैं, आप मुझे क्यों कह रहे मुस्लिम? वो कह रहे भाई आपकी मूछें ऐसे है ना, मेरी मूछें इससे बड़ी थी। वो कह रहे भाई आपकी मूछें ऐसी है ना। वही मैं कह रहा। पहला दिन था मैं कि दूसरा दिन था, मैं घर गया तो मेरे फ्रेंड के पास ट्रिमर था, मैंने खुद ही ट्रिमर लगा दिया। मैं कल आया, कल मैं बोला अस्सलाम वालेकुम भाई। वैसे आप लगते थे वहीं के। हाँ बिल्कुल। जब मैं खबीब के साथ पहला मिला, उनके साथ में मिला, वो सबके साथ मिले और सबके साथ उनने मुसाफा किया, सलाम सबके साथ कर रहे। वो मेरे साथ भी आया, नॉर्मल लाइन में आए, वो मेरे साथ भी आया, सलाम की, वो निकल गई। मैंने इंग्लिश में बात की, मैं कहा हाउ आर यू, वो ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा दागिस्तानी जो है ना वो 95% तक वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो बस रशियन लैंग्वेज, वो दागिस्तानी लैंग्वेज होती है वो वहाँ की बोल पाते, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल। वो कह रहे तुम्हें कहाँ से इंग्लिश आ गया ऐसा, तुम तो दागिस्तान के, उनको लगा ये दागिस्तान के, तुम उनको, वो कह रहे तुम्हें कहाँ से इंग्लिश आने लगा, तुम तो दागिस्तान के मूछू की वजह से। हाँ मूछू की वजह से, और मेरा ऐसे मतलब हाँ पूरा था ना, हुलिया उन्हीं की तरह था, और मौसम भी वहाँ का यहाँ का सेम है, तो वो सेम लग रहा था, दाढ़ी भी वैसी थी। तो वो कह रहे कि तुम्हें कैसे इंग्लिश आने लगी? मैंने कहा कि मैं ऐसे इंडिया से हूँ। अच्छा इंडिया से? फिर उन्होंने मुझे साइड में रखा, फिर हमसे बातें हुई, बाकी चीजें, अपने में कश्मीर से हूँ, हाँ सब कुछ कहा, मैं कश्मीर से हूँ, ये चीजें, फिर सब चीजें डिस्कस हुई लास्ट में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब उसको लगा कि मैं दागिस्तानी हूँ, ठीक है, और मुझे जो आपकी बात पे है उसको लगा, और मुझे जो प्लेन करी थी मैंने तो उसको लगा कि ये दागिस्तानी है। उससे पहले कोई वहां पे मान ही नहीं रहा था कि मैं मुस्लिम हूँ। वहां पे बहुत स्ट्रिक्टली वहां पे मुझे वो कराते, और बाल भी वो ऐसे देखते बाल को, ठीक है, ट्रेनिंग है ना, वो ऐसे देखते। अगर उनके हाथ में आपके बाल आ गए ना, या खींचेंगे या मारेंगे, कल उसको ट्रिमर करके आना है, प्लेन करके आना है, क्योंकि ये भी एक किस्म की वो डिस्ट्रैक्शन समझते हैं। वो कहते हैं कि बालों की तरह ज्यादा मत दो, ट्रेनिंग करो बस। तो मैं आपके लिए लाया हूँ ये चीज जो BCAA इनका है ना, एक्वा टीम का। इससे मैं UFC फाइटर बन जाऊंगा? इससे तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ इससे हेल्प होगी आपको, ठीक है। तो खाली मतलब दोनों चीजें हेल्प करती है, एक तो आपका स्ट्रगल भी, ठीक है, आप ट्रेनिंग कितना किस लेवल पे कर रहे हो, और आपका डाइट भी, आपकी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब 90%। साहब को दीजिए पहले आप एक। मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है। मैं इंशाल्लाह शायद इससे क्या कहते हैं कि अंदाजे बयां, आप अपना ब्लू बेल्ट वापस ले आए। नहीं कहते हैं कि अंदाजे बयां गर्च मेरा शौक नहीं, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये मेरे दिल में नहीं, बहुत ये ब्रांड एक्वाटीन मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें 500 ml की ये आती है, ठीक है, BCAA का एक प्रोटीन का ये है, मैं जो मैं अपने साथ ही रखता हूँ, ठीक है, ये मैंने आधा पिया हुआ है, आप पी लो थोड़ा सा, ठीक है, ये मेरे साथ रखे। देखो शुगर फ्री है, हाँ, एक तो शुगर फ्री है, फैट 0 कार्ब्स है, और फैट भी नहीं है इसमें, ठीक है, तो बिल्कुल आइसोलेटेड टाइप का है। अगर मैं ये 2 बोतल पीता हूँ ना तो 1 लीटर पानी वहां से भी हो जाता है, ठीक है, और हलाल सर्टिफाइड का ज्यादा इसमें ये रहता है कि हलाल है, क्योंकि वेज है, हलाल सर्टिफाइड है। जब मुझे कभी क्रेविंग आती है ना इस चीज की, किसकी कि मतलब मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक पीना, हाँ कोल्ड ड्रिंक पीना है, इसको फ्रिज में रखो, प्योर खत्म। एक तो आपको प्रोटीन भी मिल गया अपना, और वहां से वो क्रेविंग भी खत्म होगी। एट द एंड मैं यही कहूंगा आपसे कि आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हमारे पास वक्त हो, क्योंकि अभी आप भी बिजी हो, आपके पास बड़ा कम वक्त था, इसके लिए जज़ाकल्लाह खैरन। और ऑडियंस से रहेगी यही रिक्वेस्ट कि टिल द एंड देखें और एंजॉय करें इस पॉडकास्ट को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।